अगर 20s में कोई आदमी है उसको वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? 20s is to accelerate your active income. So accelerate in your 20s, grow in your 30s and preserve in your 40s. And if you want to 2x your income, you need to 3x your learning. Rich का मतलब होता है जब आपके पास बहुत पैसा हो. But wealth gives you the power to buy back your time. मुझे एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला चाहिए. 50,000 इनकम है समझो महीने की, और उसमें से मुझे बेस्ट रिटर्न चाहिए अगले कुछ सालों के लिए. तो उसको मैं कैसे डिवाइड करूं? Start from what you have and start from where you are. Stock market is a place जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस से ज्यादा पेशेंस चाहिए. What do you think is the role of a coach? If you want to buy a Rolls Royce, don't take an advice from somebody who's driving a Maruti. 2008-9 में बहुत सीनियर लॉयर से मिला, तो वहां ना उन्होंने 4 शब्द बोले जो मेरी लाइफ का आधार बन गए. उन्होंने बोला वेलकम टू वेल्थ एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट. ये पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट. ये गेस्ट की जो जर्नी है बहुत ही जबरदस्त रही है. स्पेशली लास्ट 2 सालों में इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी धूम मचाई है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, पॉडकास्ट पे. फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं. और इन्फ्लुएंसर ऐसे ही नहीं, उनके पास इतने सालों का विजडम है, इतने सालों का नॉलेज है जो इन्होंने यहाँ पे शेयर किया, फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर. और कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया उन्होंने, उनकी जर्नी क्या थी, स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एफडीज के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में. और एक नए यंग इंसान को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए. सो बहुत सारा विजडम है. ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है, बहुत ही अच्छे हमारे कंसल्टेंट है जो हमें बहुत सारी एडवाइस देते रहते हैं हमारे काम में, हमारे बिजनेस में. और ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा. सो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट कि आपने क्या सीखा, क्या आपके आहा मोमेंट्स थे और अगली बार आप किस गेस्ट को मिलना चाहोगे. सो लेट्स एंजॉय. फॉर बेटर एक्सपीरियंस यू कैन गो टू 1.5 स्पीड ऑल्सो. सो लेट्स मीट मिस्टर संजय कथुरिया. थैंक यू सो मच संजय जी हमारे शो पे आने के लिए. सो हम यहाँ पे वेल्थ की बातें करते हैं. तो हमको अगर किसी भी आदमी को वेल्थ क्रिएट करना है, वो अपने 20s में है, हम सब एज ग्रुप को लेकर कर चलते हैं. तो अगर मैं 20s में हूँ और मुझे जल्द से जल्द वेल्थ क्रिएट करना है, और वेल्थ का आपका डेफिनेशन भी जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द वेल्थ फॉर यू. और अगर 20s में कोई आदमी है या कोई टीनेजर है जो यंगस्टर है, उसको वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल भाई, बहुत हमारा ओवरड्यू था ये तो. थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड बहुत अच्छा स्टूडियो आपका. एंड मुझे ऐसा लगता है वेल्थ को ना लोग क्या कहते हैं, थोड़ा वेल्थ को समझ नहीं पा रहे. तो वेल्थ को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. वेल्दी होना और रिच होना 2 अलग चीजें. रिच का मतलब होता है जब आपके पास बहुत पैसा हो, ऐशो आराम हो जिंदगी के, और बहुत अलग लेवल के आप कुछ भी खरीद सको, वो पावर हो आपके पास. दैट्स रिचनेस. बट वेल्थ गिव्स यू द पावर टू बाय बैक योर टाइम. तो अगर आप वेल्दी हो तो आप अपना समय खरीद सकते हो. और वेल्दी होने के लिए अरबों, करोड़ों, 100 करोड़, 10,000 करोड़ का नंबर नहीं चाहिए. वो कभी कभी नंबर 50 लाख से भी आ जाता है, 1 करोड़ से भी आ जाता है, 2 करोड़ से भी आ जाता है, छोटे नंबर से भी आ सकता है. वो सिर्फ ये कि आपकी जरूरतें कितनी कम है. अगर आपकी जरूरत, वो एक सिंघम का भी डायलॉग था ना, मेरी जरूरत कम है इसमें, मुझे इसलिए मेरे में दम है. तो आई थिंक अगर आपकी जरूरतें कम है, आप एक्सपेंसेस मैनेज्ड हैं, तो आप बहुत जल्दी वेल्दी बन सकते हो. ठीक है. तो वेल्दी का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि आपके पास इतनी वेल्थ है कि आपको डे टू डे इनकम के लिए कंपल्सरीली किसी के लिए काम ना करना पड़े. मतलब यू डोंट हैव टू सेल योर टाइम, बिकॉज टाइम इज फाइनाइट, वेल्थ इज इनफाइनाइट. पैसा तो इनफाइनाइट है. आज जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम वेल्थ बनाई, 75% वो लोग सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि सब जीरो से स्टार्ट हुए थे. तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके एक ऐसी चीज को, मतलब जो इनफाइनाइट अवेलेबल थी, उसको ले लिया, पर उस बीच में उनका टाइम चला गया. तो अगर कोई व्यक्ति ने सोचा मैंने 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया, आज मैं 50 साल का हो गया और मेरे पास 1000 करोड़ हो गए, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस बनाया, कुछ किया और मैंने 1000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर ली, तो वो 1000 करोड़ तो उसके पास आ गए, पर 30 साल चले गए. राइट. तो वो 30 साल वापस नहीं आ सकते. तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि वेल्थ का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है कि आप अपना जो फाइनाइट रिसोर्स है, समय, वो जिस दिन खरीद पाओ या फिर आपको बेचने की उसको जरूरत ना पड़े, दैट इज द डे यू बिकम वेल्दी. तो वेल्थ कुड बी विद 50 lakhs ऑल्सो, wealth could be with 1 crore also, and for some people even after having 100 crores they will not be wealthy. कि कुछ ना कुछ उनके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा होगा, कि वो नहीं कवर कर पाएंगे. तो ये मेरा डेफिनेशन है वेल्थ का पर्सनली. सो ये एक स्टेटमेंट मैंने सुना है बहुत बार और मुझे लगता है सही भी है कि रिच पीपल हैव मनी, वेल्दी पीपल हैव टाइम. राइट. हम कहते हैं इसको कि डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री. जो आदमी रिच है उसको एनवी मत करो. एनवी उस आदमी को करो जो खाली घूम रहा है, वेला घूम रहा है.
कि उस आदमी के पास अगर वेला घूमना है, मतलब इफ ही इज फ्री, ही हैज हिज ओन टाइम, चाहे पैसा कितना भी हो, वो सबसे अमीर आदमी है इस दुनिया का। सो इफ आई हैव टू क्रिएट वेल्थ, जो आपके डेफिनेशन के हिसाब से, तो अगर मैं अपने 20s में हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स काफ़ी फाइनेंस में और ये सब पॉडकास्ट देखते हैं और स्टॉक मार्केट में और सब में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वेल्थ क्रिएट, क्योंकि उनको क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि कल का कल मेरे को इंट्राडे ट्रेड करके या कुछ भी करके पैसा मिल जाए, क्रिप्टो ट्रेड करके। बट अगर उनको थोड़ा सा वो पेशेंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझा दे और वेल्थ का एक डेफिनेशन बता दे कि ये करोगे तो अगले 5 साल 10 साल में आप वेल्थ क्रिएट कर सकोगे, सो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर दैट? देखिए, मैं इसको ना पहले अपने लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो विशाल भाई देखो, मैं कोई बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। मेरे बहुत आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर यूज्ड टू वर्क विद ओएनजीसी, गवर्नमेंट सर्विस, मम्मी हाउसवाइफ, 2 किड्स। तो वो एक टिपिकल जो बोझ होता था, तब इनकम्स भी ज़्यादा नहीं होती थी 90s 80s में, एंड रिस्क होता था आदमी को कि मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा अगर मैंने ये छोड़ दिया। तो माय फादर स्पेंट ऑल हिज लाइफ 36 इयर्स इन ओएनजीसी, और कभी रिस्क नहीं ले पाए क्योंकि लाइबिलिटीज थी फैमिली की। तो ही कुड डू व्हाटएवर ही कुड डू एंड ही डिड हिज बेस्ट कि हमको एजुकेट करा दिया। अब जब मैं जॉब में घुसा और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया काम करना, तो मैं बहुत ज़्यादा वॉरेन बफेट सर को पढ़ता था। बहुत ज़्यादा उनको मैं पढ़ता था। उनके वो लेटर्स जो आते थे हर साल के, उनको मैं पढ़ता था। उनकी बुक्स थी, स्नोबॉल थी, वो पढ़ी थी। तो उस टाइम तो अभी रील्स वील्स इतनी होती नहीं थी, तो पढ़ना पड़ता था। अब तो आजकल क्या, समथिंग विल पॉप अप ऑन अ रील, तो आज तो ईजी हो गया ये सब कंज्यूम करना। पर तो हमें ना बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिली। जैसे इफ यू बाय थिंग्स व्हिच यू डोंट वांट टुडे, यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हिच यू वांटेड टुमारो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी उनके एनेक्डोट्स मिले हमारे को, और वो बात समझ आ गई। अच्छा, मेरे इन्वेस्टिंग करियर बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ था, 2006 में हो गया था, क्योंकि फादर मेरे इन्वेस्ट करते थे। तो मैंने बहुत जल्दी से स्टॉक्स वॉक्स खरीदने चालू किए, ये सब खरीदना चालू किया। मैंने देखा कि जो मैंने काम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जहां मैंने एसआईपीज करी, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया ओवर 5-7 ईयर होराइजन। और जहां मैं एक्टिवली लगा हुआ था कि भाई चलो कुछ स्टॉक खरीद लेता हूँ, कुछ बेच देता हूँ, कुछ कॉल पुट कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, बिकॉज तब बड़ी फैंसी चीजें थी ये। तो मतलब उसमें मेरे को कभी मुनाफा नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि लाइफ को ना 2 पोर्शन में बांटना जरूरी है। तो मैं अपने गाइडेंस से, अपने स्टोरी से लोगों को जो गाइडेंस देता हूँ ये है कि जब मेरे दोस्तों ने, जब उनकी इनकम बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी, वी वर बैचमेट्स, तो ब्रॉडली ठीक ठाक परफॉर्मेंस सबकी चल रही थी। तो उन्होंने उस इनकम से लग्जरी खरीदी, लाइफस्टाइल खरीदा, मैंने फ्रीडम खरीदा। अब मैंने फ्रीडम कैसे खरीदा? लग्जरी ना खरीद के। तो जिस दिन मैं मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता था, मैं होंडा में चलता था। तो जो गैप था वो कि भाई मैं खरीद तो लग्जरी सकता हूं, मर्सिडीज खरीद सकता हूं, पर मैं होंडा में चल रहा था। तो जो कुछ गैप बचेगा ना, उस गैप को मैंने निवेश किया। और उसको जब मैं निवेश करता गया तो 10 साल में वो नंबर इतना बड़ा हो गया कि मेरे दोस्त आज भी बेचारे 5-6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे भी वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे स्टेप आउट करना है उस रैट रेस से, या मतलब आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी ईएमआईज हैं, उनके लाइफस्टाइल्स हैं। तो वो जो बोझा है वो कैरी कर रहे हैं उस अपने लिए। मैंने वो बोझे से निजात पाली थी, जो आपने वर्ड यूज किया, डिलेड ग्रेटिफिकेशन यूज करके, कि भाई जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं उससे बहुत नीचे चलो। मारवाड़ी सिस्टम जो होता है कि भाई अगर तुम 100 कमाते हो तो 1 खर्च हो, रूल बेस्ड स्पेंडिंग जिसे हम कहते हैं। तो आई थिंक उसने मुझे बहुत पावर दी, और उस पावर से हो क्या गया कि एक वो पार्ट ऑफ नेचर हो गया। तो आज भी जब हम खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर मैं आज 100 रुपए की चीज अफोर्ड कर सकता हूं, तो शायद मैं अभी भी 10 रुपए की चीज ही खरीदता हूं कि चलो ठीक है, मेरी अफोर्ड तो मैं ये कर लूंगा, बट मेरे को जरूरत नहीं, मैं इतने में काम चला लूंगा। तो वो जब गैप जितना बड़ा होगा ना, वो गैप आपको पावर देता है। वो गैप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, बजट कर सकते हो, अपने लिए आगे की फ्रीडम को खरीद सकते हो। तो ये मेरा स्टेप 1 था। अब यंगस्टर्स हैं 20 वाले, तो मैं उनको ना लाइफ को 3 फेजेस में बांटना चाहिए। आई थिंक 20s इज टू एक्सेलरेट योर एक्टिव इनकम, मतलब एक्सेलरेट योर एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, एक्सेलरेट योर एक्टिव इनकम एट द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड। इतना सीखो, मतलब जस्ट बिकम बेटर देन एवरीवन एल्स। अगर आपने ये कर दिया ना, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है, ये आपकी वेल्थ को 30s में ग्रो कर देगी। तो आपने एक्सेलरेट किया, सो एक्सेलरेट इन योर 20s, ग्रो इन योर 30s एंड प्रिजर्व इन योर 40s। सिंपल। तो 20 to 30 पागल हो जाओ, इतनी मेहनत करो, बिकॉज ये टाइम है आपका। आप पे शायद लायबिलिटी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं हुई होगी अभी, वो टाइम है आपके पास। तो ये 20 to 30 अपनी एक्टिव इनकम को इतना एक्सेलरेट करो, इतना तेजी से बढ़ाओ। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मेरी एक्टिव इनकम 6 साल में 6 गुना बढ़ी, 6 years में 6 times, which I feel is a very good number। और अच्छा खासा बेस था मेरा जिससे स्टार्ट हुआ था। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि मैं अपने ऊपर निवेश करता था, कोर्सेज करता था, इवेंट्स पे जाता था, कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, लोगों से नेटवर्क करता था, इस तरह के क्लब्स को ज्वाइन करता था। तो मतलब अब तो बहुत ईजी हो गया, तब बहुत मुश्किल था ये सब करना। तब एक एक्सेल का कोर्स करने जाओ तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था,
आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, तब आज जो कोर्स 500 रुपए में मिलते हैं तब 25,000 रुपए में मिलते थे, तब भी हमने किए। तो आई थिंक ये सब जो मैंने किया उससे मेरी 20s में जो है एक्सेलरेशन हुई एक्टिव इनकम की, उससे पैसा बचा, निवेश करा निवेश करा निवेश करा। 30s में मेरा ग्रोथ हुआ, ऑब्वियसली अब एक्सेलरेशन का टाइम थोड़ा खत्म हो जाता है, फिर आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो रही है हो रही है हो रही है। और अब हमारे लिए 40s में क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमारे को सिर्फ वेल्थ को प्रिजर्व करना है और कैपिटल को धीरे 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 एक स्टेडी रन रेट पे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हम कहते हैं ज्यादा नहीं ज्यादा देर, तो ज्यादा नहीं ज्यादा देर उसको प्रिजर्व करके रखना है, सो दैट ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें दे दे। सो दिस इज माय फ्रेमवर्क फॉर एनीवन हु इज एट 20। आई थिंक दैट्स वेरी पावरफुल जो आपने बताया कि 20s में एक्सेलरेट करना है एक्टिव इनकम को, और एक्टिव इनकम को एक्सेलरेट करने के लिए मुझे जो आपने बताया कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जैसे एक रॉबिन शर्मा का कोट है दैट इफ यू वांट टू 2x योर इनकम यू नीड टू 3x योर लर्निंग। एब्सोल्युटली राइट, सो वो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे आपने बताया माध्यम बहुत हुए, पॉडकास्ट है, कोर्सेज है, सेमिनार्स है, वर्कशॉप्स है, और ऑनलाइन बहुत कुछ है। सो ये तो हो गई 20s वाली बात। अब मैं 20s वाला मेरा एक्सेलरेशन जो को आदमी देख रहा है वो ऑलरेडी 30s में है और उसने वो 20s वाला एक्सेलरेशन नहीं किया, अभी भी वो जॉब में है या 9 to 5 में है और वो EMI to EMI चल रहा है या सैलरी टू सैलरी चल रहा है, अभी उसको आगे वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा, बिकॉज ही हैज लॉस्ट दैट टाइम। तो आई थिंक यही लाइन को मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ही हैज लॉस्ट द टाइम। आई थिंक नोबडी हैज लॉस्ट टाइम। अगर कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में KFC बना सकते हैं तो आप 30 में बहुत यंग हो। यस, तो आप ये समझे कि स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। आप जहां हो और जो है उसी से स्टार्ट करो। स्टार्ट फ्रॉम वेयर व्हाट यू what you हैव have and start from where you are। जहां खड़े हो और जो है उससे स्टार्ट करेंगे। कभी ये मत सोचो मेरे में अभाव है, मेरे में अरे नहीं मैं तो मर गया, मेरे तो ये नहीं हुआ, मेरे पास वो नहीं हुआ, मेरे पे उधार है, ये है वो है। आज रियलाइजेशन, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रियलाइजेशन। व्हेन यू से टू योरसेल्फ कि यार मेरे को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मेरे आई वांट टू चेंज, आई थिंक दैट इज द डे यू हैव won 50% ऑफ द बैटल। या वो डिसीजन लेना है कि मेरे को अभी कुछ तो बदलाव चाहिए। हाँ, अब ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स होंगे, गोल्स होंगे, ट्रैक होगा, टाइम होगा, मॉनिटरिंग होगी, वो सब करना पड़ेगा आपको, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बोलने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। तो अगर आप 30s में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने वो चीजें नहीं की जो 20s में होनी चाहिए थी, तो आप 30s में कर लो। थिंक ऑफ 30s एज योर 20s। नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के केस में क्या हुआ, वो जनरेशन ऐसी थी, अब जैसे हम 40s आ गए, अब AI 20s के लिए भी अवेलेबल है, AI 40s के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है। अब 40s वाला बोले यार मेरी तो जनरेशन में AI था ही नहीं, तो वो क्रिप कर सकता है। हम क्रिप नहीं करते, हम तो फटाफट सीख लेते हैं कि जो आया वो सीखो यार। आप 40 के हो, अच्छा 20 साल वाले को भी तो फोमो हो सकता है कि 10 साल वाला आज सीख रहा है। तो ये फोमो कि मेरी उम्र क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सी सक्सेस किसी के लिए कभी आएगी, किसी के लिए कभी आएगी, जब भी आएगी बहुत अच्छा लगता है। आपको ना दुख नहीं होगा, अगर आप 45 साल के और आप सक्सेसफुल हो गए तो भी दुख नहीं होगा। सक्सेस इज वेयर, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, वेयर यू आर, और वहीं से चालू करना है, जो भी है सीखना है। और मुझे लगता है कि ये जो टाइम है, जैसे आपने बताया, बहुत फास्ट चल रहा है, तो अगर मैं 30s या 40s में भी हूँ और मैं अपना एक्सेलरेशन करता हूँ, लर्निंग करता हूँ, तो मैं पिछले सारे सालों का भी कवर अप कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। आई थिंक मेरे साथ भी बहुत हुआ है ऐसा। स्टार्टिंग में भी बहुत लर्निंग करते थे, लेकिन लास्ट 5 साल 7 साल में जब मैं 40s में था, जब जो मैंने लर्निंग की उससे मुझे जो ग्रोथ मिला है, और कभी कभी लोग चिढ़ाते भी है कि अभी कितना और सीखेगा, कितना और प्रोग्राम करेगा, कितना सेमिनार जाएगा, बट आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट। विशाल भाई, I'll tell you, I have not seen a person as committed as you, and I'll put it on camera because आपको तो मैं पर्सनली बहुत टाइम से जानता हूँ कि आप जिस तरीके का निवेश करते हो अपने ऊपर इन टर्म्स ऑफ अटेंडिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज, एंड लोग कहेंगे इसके पास पैसा है इसलिए ये कर रहा है, मैं कहूंगा ये कर रहा है इसलिए इसके पास पैसा है। मतलब दिस इज जस्ट द माइंडसेट यू नीड टू चेंज कि हाँ, हो सकता है पहले दिन इन्होंने नहीं किया होगा, पहले दिन कोई छोटे जगह से किया होगा, स्टार्ट किया होगा, कोई छोटी किताब पढ़ी होगी, कोई एक वीडियो देख ली होगी, वहां से स्टार्ट किया होगा, और आज you can attend the best of the best in the world like Tony Robbins or Russell Branson or anyone. Yes. But I think that mindset कि मेरे को करना है भाई। मैं आपको बता दूं, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कमल भाटिया करके, एंड ही इज इन US, एंड अच्छे बिजनेसमैन है, ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया रेवेन्यू है। हर साल वो टोनी रॉबिन्स का इवेंट अटेंड करेंगे, 2 बार अटेंड करेंगे, इंडिया के टॉप ट्रेनर्स का इवेंट अटेंड करेंगे, एंड ही ऑल्सो कीप्स ऑन टेलिंग, ही इज 55 years old, एंड ही कीप्स ऑन टेलिंग मी कि भाई मजा आ जाता है जब भी मैं जाता हूँ, आई टेक अवे समथिंग व्हिच एक्सेलरेट्स माय बिजनेस बाय एटलीस्ट 20 to 30%, जस्ट वन लर्निंग। तो वो कहते हैं भाई मैं तो दे रहा हूँ $5,000 लेट्स से फॉर द शो, बट माय रेवेन्यू इज 30 million, एंड इफ आई कैन इंक्रीज इट बाय 20% आई विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 6 million। तो वो ROI के टर्म्स में देखते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा डाला और मुझे तो उसकी वजह से इतना बेनिफिट मिल गया। तो आई थिंक दैट्स व्हाट टेक्स, यू हैव टू एक्सेलरेट।
ये जो लर्निंग एक्सेलरेशन और लर्निंग जो रिटर्न देती है वो इस दुनिया में कोई चीज एब्सोल्युटली। तो मैं, जैसे आप बताया कि मेरे को लोग पूछते हैं कि सर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं स्टॉक्स में हूँ तो कौन सा स्टॉक लूँ या कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ, और मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट स्टॉक कौन है पता है, तू ही है। हाँ, तू अपने आप में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जो आपने बताया कि मैंने अपने आप पे बहुत पैसा खर्च किया है, बट उस सबसे ज़्यादा आरओआई उस पे ही मिला है। कोई स्टॉक ने उतना रिटर्न नहीं दिया 20 साल में जितना मेरे को अपने लर्निंग पे दिया है, एंड आई कीप डूइंग दैट। सो दैट्स अगेन अ मैसेज फॉर ऑल द यंगस्टर्स कि पहली इनकम जो आपकी होती है 20 से 25 में, उसको सब स्किल बिल्डिंग में डालो। एब्सोल्युटली स्किल इतनी बढ़ा दो जैसे, तो ही एक्सेलरेट होगा। कभी कभी जैसे आपने बोला बहुत मेहनत करो, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो वही काम जो 6 घंटे लगते हैं उसको आप 12 घंटे में करोगे, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप 2 घंटे में भी कर सकते हो, या डेलीगेट या ऑटोमेट कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लेसन। एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करूंगा शल भाई, वो है ये कि अब है ना सिर्फ स्किल का भी टाइम धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, सो पहला था कि आपने एजुकेशन लिया तो आप रियल वर्ल्ड में आते थे, आपको लगता था अरे यार ये तो बहुत बड़ा गैप है, मैं 22 साल से कुछ सीख रहा था, यहाँ कुछ और मांग रहे हैं, तो आप स्किल अप करते थे कुछ ना कुछ, या तो आपको कंपनी करवाती थी या आप में अगर जोश होता तो आप खुद कर लेते। काफी लोग ना मैंने नोटिस किया यार ये दिस इज आवर कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनी करेगी हमारे लिए, मतलब अपने लिए सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको ना ये डोज दिया गया था बचपन में, बेटा तू 10वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा तू 12वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा तू एमबीए कर ले लाइफ सेट हो जाएगी। तो ना वो वेट कर रहे थे कि कब इससे बाहर निकले, कि भाई हो गया मैंने 24 साल पढ़ाई कर लिया, 22 साल पढ़ाई कर लिया, अब मेरे को इसके बाद पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब कहूंगा कि स्किल से के साथ साथ कोई भी स्किल सीखो, उसके साथ लेवरेज सीखो। ठीक है, तो स्किल के साथ लेवरेज क्या है? लेवरेज है पर्सनल ब्रांड। क्या आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो? क्या लिंक्डइन पे आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, या बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है वहां पे अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। ये सबसे पहली स्किल है। दूसरी स्किल पहला लेवरेज है। दूसरा लेवरेज है आपका नेटवर्क, कि आप स्किल पे आ गए, पर अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो स्किल को वापरोगे का? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? Right. हमारे यहाँ कहावत है। तो आप मोर तो बन गए, बड़ा अच्छा सुंदर नाचते भी हो, पर जंगल में नाच रहे को देख नहीं रहा। तो एक नेटवर्क उस, ठीक है, वो डेवलप कीजिए, जाइए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों को कोल्ड ईमेल्स लिखिए। पीपल आर वेरी इमोशनल, दे विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिखेंगे, उनके काम की बात लिखेंगे तो दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और तीसरा लेवरेज है टेक्नोलॉजी, कि क्या आप अपने स्किल के साथ कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेसिक स्किल सीख ली ट्रेडिंग की, मैं सिंपल सी बात करता हूं ट्रेडिंग की, तो क्या मैं ट्रेडिंग के साथ टेक्नोलॉजी कुछ यूज कर सकता हूं, उससे कुछ ऑटोमेशन ला सकता हूं, उससे कुछ मैं एल्गो जैसे हम कहते हैं, या फिर अगर मैंने कोई ऐसी स्किल सीखी जिसमें मैं कोई सर्विस दे सकता हूं, तो क्या मैं उसको स्केल करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूं। तो या तो आप लेवरेज में टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, लाभ, या पर्सनल ब्रांड यूज कीजिए, या नेटवर्क यूज करिए। जब तक आप स्किल के साथ लेवरेज नहीं डालेंगे तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। राइट। और या तो एक एक करे या तीनों को कर सकते। तीनों करोगे तो फिर तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा लोगे। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा क्योंकि अभी आपने बताया पर्सनल ब्रांड के बारे में। सो एंड वी हैव सीन यू लास्ट 2-3 साल में आपने अपना इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है। तो अगर कोई आदमी देख रहा है जिसको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे? हाउ डिड यू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड? आई थिंक लोग है ना कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो। आई ऑल्सो बिलीव कि कॉपी पेस्ट एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज को शॉर्ट सर्किट करने का। बट मैं पहली चीज आपको ये बताता हूं कि एक मनोज मुंतशिर की लाइन बड़ी अच्छी लगती है, मैं मिला था उनसे, उन्होंने बोली थी कि जो भरता है वही छलकता है। तो आपने अगर 14 साल 15 साल ट्रेडिंग की है तो आप बहुत आराम से विद कन्विक्शन कुछ चीजों के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि आप भरे, पहले आपका प्याला भरा, आपने नॉलेज लिया, सीखा, गिरे, पैसा बनाया, हारे, लॉस किए, सब किए, और फिर आपका प्याला भर गया, अब वो छलक रहा है। राइट। ठीक है, अभी क्या है कि कोई 20 साल का बच्चा है, 21 साल का बच्चा, उसका प्याला भरा नहीं है। तो जब वो छलकने की कोशिश करता है ना, सामने वाले को पता चल जाता है ये ऑथेंटिक नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि जो चीज आप सिखाना चाहते हो उसको पहले जियो। जस्ट ऐसे नहीं कि 16 17 18 साल के अभी हम हुए हैं तो चलो हम दुनिया को ज्ञान देना चालू कर देंगे। आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने धक्के खाए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो आज है मार्केट पे और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग विच रियली वर्कड फॉर मी was the fact that I was speaking something which I have done for almost 18 years of my life. नॉर्मल व्यक्ति जिसने जॉब के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करी है बाय पेशेंट इन्वेस्टिंग ओनली इन म्यूचुअल फंड्स, वो मेरा पर्सोना था। वही पर्सोना मैंने दुनिया को बताया कि ये मेरा पर्सोना है। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा तुम स्टॉक खरीदो, मैं तुम्हें ये सब नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि भी धीरे धीरे पैसा डालो और पेड़ बनाओ, एक दिन ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको फल देना चालू कर देगा। तो वो पर्सोना रखी। तो बी ऑथेंटिक, सबसे पहली चीज। सेकंड, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, अगर मैं महीने में 30 रील और 12-15 लंबी वीडियो डालता हूं, तो उसके पीछे मैं 300 रील देखता हूं और 150 वीडियो देखता हूं। यानी कि मैं खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर हूं कंटेंट का।
और वो कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट होता है, दूसरों का भी होता है, बुक्स होती हैं, पॉडकास्ट्स होते हैं जो मैं खुद सुनता हूँ, जहां से मैं अपना विश्लेषण निकालता हूं और फिर आपके सामने अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको अमेलगमेट करके आपको प्रेजेंट करता हूं। तो आप सिर्फ 1:1 नहीं चल सकते कि मैं 1 यूनिट नॉलेज लूंगा और 1 यूनिट आउटपुट दे दूंगा। जैसे आपने कहा कि अगर आपको 2x करना है तो लर्निंग को 3x करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको कंजम्पशन ऑफ राइट कंटेंट बहुत तेज बढ़ानी पड़ेगी, वो भी स्केल अप करनी पड़ेगी। और तीसरा है कि ये गेम कंसिस्टेंसी का है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप इस इंडस्ट्री में, खासकर पर्सनल ब्रांड के इंडस्ट्री में, आपको जनता बहुत जल्दी भूल जाएगी, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी चैनल्स, देयर आर सो मेनी पीपल। तो आई थिंक ये 3 चीजें अगर कोई करेगा और कंटिन्यूअसली करेगा तो डेफिनेटली एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा। द पर्सन शुड हैव नॉलेज, राइट नॉलेज, ही शुड हैव दैट एक्सपीरियंस, ही शुड बी ऑथेंटिक, he should be consuming content himself very heavily, right content, and then he should be consistent on delivering content. बस ये करोगे तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। सो ये कमिंग टू द कंटेंट कंजम्पशन जो आपने बताया, मैं भी बहुत सारे वीडियोस और पॉडकास्ट देखता हूँ, लेकिन आजकल की जो, अगेन कमिंग बैक टू, आई एम मेकिंग मोर स्पेसिफिक टू यंग जनरेशन बिकॉज दैट्स व्हाट वे नीड टू एम्पावर, कि उन लोग को इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है. And recently we know how all controversies happen, all kind of content which is given on the platform, which is openly available. So how do you मतलब अपने आप को कैसे आप उस दिशा में डालो कि मैं ये सब जो फनी और क्या बोलते हैं बहुत ही लुक्रेटिव दिखता है, जिसमें मैं 1-2 घंटे निकाल दूँ रील्स देखते देखते, उसके जगह पे कुछ ऐसा पढूं, सीखूं, जैसे आपके पॉडकास्ट है, बहुत सारे ऐसे और भी है, जिसमें मुझे कुछ लर्निंग मिले, जिससे मेरा ब्रांड क्रिएट हो या लेवरेज क्रिएट हो या नेटवर्क क्रिएट हो. सो हाउ डू यू, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू दोज पीपल हु आर नॉट कंज्यूमिंग द राइट कंटेंट एट द राइट एज? देखिए, मुझे इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है बट बहुत डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट है। जैसे हम कहते हैं ना, मार्केट इज द इजीएस्ट प्लेस टू मेक डिफिकल्ट, सॉरी, मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक इजी मनी। यस, तो वैसे ही ये भी काम तो बड़ा इजी है पर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। पहले आपको ये समझना है कि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए कर रहे हो, आपका गोल क्या है, ठीक है। एवरीथिंग मेरे हिसाब से स्टार्ट्स विद द गोल। चाहे आप मैनिफेस्टेशन की बात करो, वहां भी गोल की बात हो रही होती है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, इतने पैसे का चाहिए, फिर आपका विजुअलाइजेशन और ये सब आता है, ठीक है। दैट इज, इवन हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम फाइनेंस में गोल बेस्ड प्लानिंग की बात करते हैं कि 3 साल में गाड़ी चाहिए, 5 साल में घर चाहिए, तो कितना पैसा मुझे आज SIP करना होगा। इसी तरीके से अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए कंटेंट के माध्यम से, तो पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे को कंटेंट से कौन सा कंटेंट कंज्यूम करूंगा जिससे मेरा गोल अचीव होगा, ठीक है। अब देखिए, सबके मन में ना एक, मैं हमेशा कहता हूं, गुड डेट बैड डेट होता है, ठीक है। गुड डेट होता है जिसमें आप, जिसे आप क्रिएट करते हैं, बैड डेट होता है जिसे आप कंज्यूम करते हैं। पर इसका मतलब यह है कि हम बैड डेट बिल्कुल ना करें तो वो भी गलत है, पर सीमित होना चाहिए। अगर किसी को अल्कोहल की आदत है, भगवान, बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड, मैं खुद भी नहीं पीता, बट एक किसी को है और वो दिन में 2-2 पैक पी लेता रात को, ठीक है। अब आप उसको जीरो तो कर नहीं सकते, आप उसको क्या बोलोगे, यार एक काम कर, हफ्ते में 2 बार पी ले। जब तू पीता है तो 2 की जगह 1 पी ले। तो आप क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, मॉडरेशन कर सकते हो। उसकी जगह उसको बोल कि ठीक है, जो बचे हुए दिन है उस दिन तू लेमन जूस पी या कुछ और उसको अच्छी चीज पिला दो। तो अगर आप आप एक डायरी बनाओ कि मैं दिन भर में कितना कंटेंट देखता हूं, कितने घंटे कंटेंट देखता हूं और क्या देखता हूं, और क्या वो मेरे गोल के साथ अलाइंड है कि नहीं है। तो आप देखोगे भाई आंसर आएगा 0/10 कि मेरा गोल तो ये है पर मैं देख ही रहा हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए आपको क्या देखना चाहिए, उसको देखना चालू करिए, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, इसको छोड़िए मत, इसका प्रपोर्शन कम करते रहिए। अगर आप 3 घंटा ये देखते थे तो आप इसको 2 पे ले आइए, अब 2 देख रहे थे अब 1 पे ले आइए, 1 देख रहे थे आधे पे ले आइए, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाइए जहां गोल ओरिएंटेशन की, और इसकी मात्रा को धीरे धीरे कम करते रहिए। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो इस तरफ चला जाएगा। तो बस ये मेरा, तो आई थिंक मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ कि अगर 2 घंटा नेटफ्लिक्स देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, तो उसके सामने उतना ही लेवल का 2 घंटे का कोई पॉडकास्ट या कोई लर्निंग वीडियो है, कोई किताब पढ़ोगे तो ही आपको इतना मिलेगा। ये अलाउंस दे दिया, यू हैव टू अर्न दैट मच। इफ यू लर्न देन यू कैन अर्न दिस कंटेंट, अदरवाइज यू डोंट। अलाउंस हो गया और वो धीरे धीरे, और जैसे एक ये क्या है कि आदत की बात है, एक बार अंदर चले जाते हैं ना, तो जैसे ये भी बहुत लुक्रेटिव दिखता है, बहुत फनी दिखता है, वैसे एक बार लर्निंग की आदत हो जाती है, देन इट बिकम्स एन एडिक्शन। फिर आपको ये जमा क्या नहीं, मजा ही नहीं आता। मतलब 3 घंटा मूवी देखो यार, मेरा 3 घंटा जाएगा, उससे अच्छा मैं 2 पॉडकास्ट देख लेता हूँ। वो मेरा माइंडसेट भी वैसा है। तो आई थिंक दैट्स अ वन मैसेज फॉर ऑल द यंगस्टर्स व्हिच वी नो। नाउ द सेकंड पॉइंट व्हाट यू सेड टू स्केल अप इज टू
फर्स्ट वाज द पर्सनल ब्रांड, सेकंड वाज अबाउट लेवरेजिंग द नेटवर्क. आपके लाइफ में नेटवर्क जो बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क. सो ये नेटवर्क का कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है लोगों के लिए कि जब आपकी संगत सही होगी तब आपकी आगे गाड़ी चलेगी. देखिए, आपने बिल्कुल समराइज कर दिया कि संगति जो है वो प्रगति ला सकती है, संगति आपकी दुर्गति ला सकती है. अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखा कि कैसे संगति दुर्गति ले आती है. कि आदमी टॉप पे पहुंचने के बाद भी परपेंडिकुलर फॉल गिर जाता है जब उसकी संगति खराब होती है. तो हमें संगति हमेशा वो रखनी है जो प्रगति लेके आती है. पहली चीज हमेशा याद रखिए कि आपका नेटवर्क का एक प्रपोर्शन होना चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अपने से कम वालों के साथ नेटवर्क करूंगा ही नहीं. अगर ये रूल्स आप अप्लाई करेंगे तो आप जिंदगी में कभी नेटवर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 20s में तो बड़े यंग होगे. तो आपको ना एक बकेट प्रपोर्शन रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि 30% ऑफ द टाइम आई विल नेटवर्क विद पीपल हु आर नॉट एज गुड एज मी. तो मैं मेंटरशिप ऑफर करूंगा या उनको हेल्प करूंगा. ठीक है. 30% ऑफ द टाइम आई विल नेटवर्क विद पीपल हु आर लाइक मी, मतलब मेरे लेवल के, मेरे स्तर के हैं, ताकि नॉलेज एक्सचेंज हो, मार्केट में क्या चल रहा है. एंड 40% ऑफ द टाइम आई विल ट्राई टू नेटवर्क विद पीपल हु आर अबव मी. राइट. ठीक है. तो जब मैं ऐसे इस प्रोपोर्शन में नेटवर्क करना चालू करूंगा तो हो सकता है शुरू में 40% तक नहीं पहुंचू, क्योंकि ऑब्वियसली मुश्किल होता है. यू हैव टू ब्रेक इनटू दैट क्लब. बट मुझे ऐसा लगता है ह्यूमंस आर वेरी इमोशनल. अगर आप उनके साथ राइट, इट्स लाइक अगर आप सैमसंग के क्या कहते हैं चार्जिंग पॉइंट में आईफोन का चार्जर डालोगे तो चार्ज ही नहीं होगा. तो आपको चार्जर सोचना पड़ेगा कि इस आदमी के साथ मैं कैसे करूं. लाइक लॉट ऑफ पीपल अप्रोच मी, तो वो कैसे अप्रोच करेंगे कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं. कि संजय सर, आई बिलीव दीज आर द डेफिसिट्स आपके चैनल पे मैं देख रहा हूं, ये आई कैन हेल्प यू बेटर दिस बाय डूइंग दिस. तो अब आप सोचिए, मुझे कोई ऐसा मेल लिखेगा 20 साल का लड़का, तो मैं उसको मिलूंगा नहीं क्या. एंड दिस इज हाउ आई फाउंड माय सोशल मीडिया मैनेजर. ही रोट अ वेरी ब्यूटीफुल ईमेल टू मी. पूरा उससे पॉइंटर्स, उसने बोला सर, और उसका हेडर पता है क्या था, आई विल हेल्प यू रीच 1 मिलियन. अच्छा. उसका टॉपिक था, मतलब जो ईमेल पे वो था. ठीक है. और उसके बाद उसने फिर बताया कि वो मेरी कौन सी वीडियोस देखता है, क्या सीखा, उसकी लाइफ में इंपैक्ट क्या है, और वो मेरे को एक प्लान बताना चाहता है जिससे मैं 1 मिलियन पहुंच सकता हूं. उसको मैंने अगले दिन इनवाइट किया, आ जा भाई जरा मिलते हैं. तो वो आया, उसने मेरे को अपना प्लान बताया. मुझे वो प्लान, ऑब्वियसली प्लान में बहुत चेंज हो, पर मेरे को डायरेक्शन सही लगी. मतलब तू मेरे साथ काम करेगा. एंड ही रियली टुक मी टू 1 मिलियन. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले तो अट्रैक्ट करना है राइट लोगों को, और दूसरा कभी भी ना मांगने की इच्छा से मत जाओ. जब भी आप मांगने की इच्छा से जाओगे ना, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. आप देने की इच्छा से जाओ कि भाई मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूं. भाई वो बहुत बड़ा आदमी है. ठीक है. उसने जब देना चालू कर दिया ना आपको, तो आप सोच नहीं सकते आपको वो क्या दे देगा. पर पहले दिन आप मांगोगे तो इट इज नॉट, एक खाली बैंक अकाउंट से आप विड्रॉल नहीं कर सकते. तो पहले बैंक अकाउंट भरो, इमोशनली भरो. आपके पास पैसा नहीं है देने को उस आदमी को, वो बहुत बड़ा है. आप उसका इमोशन में बैंक अकाउंट भरो. आप उसका कोई ना कोई सपोर्ट करो, हेल्प करो, उसकी कोई ना कोई छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करो. क्योंकि आपकी छोटी उसकी तो प्रॉब्लम बहुत छोटी, आपने सॉल्व कर दी, उसको इतना अच्छा लगेगा आपकी वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो नेटवर्क करने का एक ही तरीका है, मांगो मत, दो. कॉन्ट्रीब्यूट, फिल दैट बैंक अकाउंट. अच्छा, आप 10 के साथ करोगे, आप ये मान के चलो कि 5 लोग फिर भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे और 5 लोग फिर भी आपकी हेल्प करेंगे. तो इट इज जैसे हम स्टॉक बाइंग में भी कहते हैं कि भाई अगर आप 30 का पोर्टफोलियो बनाओगे तो सारे स्टॉक्स थोड़ी भागेंगे. एक 10 भागेंगे, 20 जीरो हो जाएंगे, पर वो 10 इतना भाग जाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो को कहां का कहां पहुंचा देंगे. ठीक है. बिकॉज जो 20 जीरो हुए वो तो उतना ही जीरो हुए ना जितना आपने पैसा डाला, पर ये तो 10 कहां चले जा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड गेन्स दे सकते हैं, मल्टी बैगर हो सकते हैं. तो इसी तरह रिलेशनशिप्स होते हैं. हर रिलेशनशिप आपका मल्टी बैगर नहीं होगा. कोई मल्टी बैगर्स निकलेंगे, कोई नॉर्मल निकलेंगे, 1x वाले निकलेंगे, 2x वाले निकलेंगे, और कोई आपके फिसड्डी निकलेंगे कि जहां आपने तो कंट्रीब्यूट कर दिया, आपको कुछ नहीं मिला. तो इसको एक पोर्टफोलियो ऑफ रिलेशनशिप्स की तरह लेके चलिए. ज्यादा दिन से मैं विशाल भाई के लिए अगर 4 चीजें करी, यार विशाल भाई ने मेरे लिए एक ही चीज नहीं की, तो अगर वो हिसाब से हम चलेंगे तो फिर जिंदगी भर हम नेटवर्क नहीं बना. राइट. सो इट्स बेसिकली प्रोवाइड वैल्यू, मोर एंड मोर वैल्यू. जैसे आप प्रोवाइड करते हो, हम प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे जो भी फ्री वीडियोस है, और पहले वैल्यू प्रोवाइड किया, फिर आप कुछ ऑफर कर सकते हो या सेल कर सकते हो या मांग सकते हो या जो भी है. 2008-9 में जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, तो वहां ना मैं एक बहुत सीनियर लॉयर से मिला, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो, और मेरे को बहुत पसंद आया. मैं उनकी ना एक एक बात बड़ी मजेदार होती थी. तो मेरे को था मैं उनके साथ कुछ भी करके ना अटैच होना है, सीखूंगा, बहुत सीखूंगा. तो हिज एल्डर सन वाज 1 ईयर एल्डर टू मी, हिज यंगर सन वाज 1 ईयर यंगर टू मी. तो मैं उनके साथ उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व करने लगा. जो भी मैं कर सकता था, कोई ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ करना है, फॉलोअप्स करने हैं उनके बिहाफ पे, वो सब करने लग गया, और उनको बड़ा पसंद आया. तो अब जब उनके साथ आपको पसंद आ जाता है ना, तो वो आपको अपने बगल में बैठा देते हैं जब वो किसी और से बात कर रहे होते हैं. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग. अगर आप अपना कान खुला रखो उस टाइम, जो जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो और आपका कान खुला है, माइंड खुला है,
और आप नोट्स बना रहे हो, आई थिंक उससे अच्छी लर्निंग आपको जिंदगी में 22 साल की एजुकेशन में नहीं मिल सकती कि अगर आप दो बड़े लोगों के संवाद को सुन लो, ठीक है, क्योंकि वो अलग लेवल की बात कर रहे थे। तो वहां ना उन्होंने 4 शब्द बोले जो मेरी लाइफ का आधार बन गए। उन्होंने बोला, किसी से बात चल रही थी, तो बोलते बेटा क्रिएट वैल्यू शेयर वैल्यू, 4 शब्द पर मेरे लाइफ का आधार बन गए। क्रिएट वैल्यू शेयर वैल्यू। उन्होंने ये नहीं बोला शेयर वैल्यू क्रिएट वैल्यू, उन्होंने कहा पहले क्रिएट वैल्यू देन शेयर वैल्यू। अगर मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा ना तो अधिकार से आपसे मांग सकता हूं कि ठीक है सर मैंने आपके लिए एक्स कंट्रीब्यूशन किया है तो मेरे लिए बाय इसमें से बनता है, कुछ पोर्शन बनता है, और आप मना भी नहीं करोगे कि बोले यार बंदे ने क्रिएट की वैल्यू मैं क्यों नहीं शेयर करूंगा इसके साथ। तो अगर आप वो वाले माइंडसेट में आ गए ना कि क्रिएट वैल्यू देन शेयर वैल्यू, मैं बता रहा हूं आपके जैसा लाइफ में कोई बन ही नहीं सकता। Wow, that's so amazing. That's a great message for everyone. Perfect. So आपने एक हो गया लेवरेज था ब्रांड, एक हो गया लेवरेज था आपने बताया नेटवर्क, राइट? टेक्नोलॉजी तो आज तो बच्चों बच्चों को पता है कैसे करना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा फाइनेंस की ओर कि जहाँ पे समझो कि अगर मेरे पास एट द एज ऑफ 25 मैं 25 साल का हूँ और मैंने जॉब करके सेविंग्स करके मेरे पास फॉर एग्जांपल एक छोटा अमाउंट पकड़ते 3 लाख रुपए हो गए। ये 3 लाख का सबसे बेस्ट निवेश क्या होगा मेरे लिए लॉन्ग टर्म में? और मैं डीलेड ग्रेटिफिकेशन लेता हूँ आपके एडवाइस लेके कि मैं कोई लग्जरी नहीं खरीदता हूँ, मैं ना कोई मोबाइल खरीदता हूँ, आप जो बोलोगे मैं उधर डाल दूंगा, तो कहाँ आप लगाओगे? देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे आपको इंटेलिजेंस से ज्यादा पेशेंस चाहिए। परफेक्ट। बस मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट लोग यहाँ पैसा नहीं बनाते, पेशेंट लोग यहाँ पैसा बनाते हैं। और पेशेंस जनरली उनमें होता है जिनमें रोजमर्रा की चुल, जिसे कहते हैं ना हिंदी भाषा में, चुल नहीं होती कि रोज देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो टुडे ऑल्सो ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं, बट मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट आज x लाख ऊपर हो गई, x लाख नीचे हो गई, मेरा पोर्टफोलियो 20% गिर गया, 10% गिर गया, मैटर ही नहीं करता। बिकॉज एनीबडी हु आस्क्स मी दिस क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ देखो मैं अभी 40 का हूँ, मैंने जब SIP चालू की थी मैंने बोला था मैं 60 तक करूंगा, तो अभी तो 20 साल बचे हैं, तो अभी देख के क्या फायदा है, मैं जब 56-57 का हूंगा तब देखूंगा ना, जब 2-3 साल बचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आम भारतीय को, एक आम निवेशक को मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो उसका काम नहीं है और ना ही मार्केट उसके कंट्रोल में। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उसने बोल दिया कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तो मार्केट नीचे आ गई। फिर मोदी जी ने कह दिया मैं काम करता हूं, मैं सब कुछ 0 टैरिफ कर दूंगा, मार्केट ऊपर चली गई। तो ये चलता रहेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। पर अगर आप कोई भी चार्ट खोल के देख लो किसी भी ट्रेडिंग व्यू में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, और 20 साल का होराइजन या 10 साल का होराइजन लगो, चार्ट ऐसा ही दिखता है। हाँ, उसके बीच में ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। मुझे आज भी याद है विशाल भाई, मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 2008 के जनवरी में, क्योंकि तब मेरे को जॉब लगा था, और हमें स्टॉक्स का पता था, पापा करते थे, मैं भी खुद भी करता था तब तक, पर ना हमें SIP के बारे में नहीं पता था। तो म्यूचुअल फंड पता था, सब पता था, SIP एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस नहीं पता, अब कोई एजुकेशन भी नहीं थी इतनी। तो एक बार एक बैंक वाले आए जिन्होंने हमारा अकाउंट खोला था, और उन्होंने कहा कि जी ये SIP का सिस्टम होता है और ऐसे ऐसे आप हर महीने 2,000 रुपए 5,000 रुपए डाल सकते हैं। तो मैं मैथमेटिशियन स्टेटिस्टिशियन आदमी हूँ, CFA करी, ये सब करी, मतलब ये तो हार्मोनिक मीन है। तो बोलते हैं उनको नहीं समझ आया, वो सेल्स वाले थे तो बोले अच्छा ये हार्मोनिक मीन क्या था? मतलब छोड़ो छोड़ो, मेरे को समझ आ गया कि भाई हर बार एक अमाउंट खरीदेंगे तो यूनिट ऊपर नीचे, यूनिट की वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे होंगे, यानी कि जब मैं नीचे खरीदूंगा तो मेरी एवरेजिंग हो जाएगी। मैं समझ गया, मैथमेटिक्स समझ गया, मैंने डालना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, उस टाइम ये सब ऐप होती नहीं थी कि आप रोज मॉनिटर करोगे आपका MF का NAV क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो 2,000 रुपए की एक SIP चल रही थी, और 5 साल बाद 2008 के टॉप पे डाला था मैंने जनवरी में, फिर मार्केट ऐसे 60% नीचे गई, रिकवर करने को उसको 4-5 साल लग गए, ठीक है। 5 साल बाद 2013 में एक दिन वो अकाउंट स्टेटमेंट आया हुआ था घर पे, मैंने उसको खोला, मैं तो खोलता भी नहीं था, वो तो गद्दी में चला जाता था, बाय चांस खोल दिया, देखा याद ही नहीं है, खोला तो 1,20,000 रुपए जमा हो चुके थे और उसकी वैल्यू 2,40,000 हो गई थी। तो जब मैंने IRR कैलकुलेट की, अपना एक्सेल अच्छा था, मतलब ये तो 19% के आसपास की IRR कुछ आ रही थी। मतलब यार मैंने ना दिमाग लगाया ना कोई सरदर्दी की, मेरे को तो याद भी नहीं मैं पैसा डाल रहा था। अच्छा तब तक मेरी इनकम बढ़ गई थी, तो ये पैसा कोई मैटर नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट था। और यहाँ मैं कॉल पुट खरीदता हूँ बेचता हूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, स्टॉक खरीद लिया, वो ऊपर नीचे रोज दिख रहा है, मनी कंट्रोल पे हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो ये अच्छा सिस्टम है, तो यही करते हैं। तो तब से 2013-14 से लेके मैंने अपनी SIPs को बहुत तेजी से एक्सेलरेट किया, डालता गया, पिछले 10 साल से पैसा डाल ही रहा। तो इस पे भी वॉरेन बफेट का मैंने एक वीडियो देखा था, किसी ने पूछा कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर बेयर मार्केट, तो मुझे को क्या प्रिपेयर करना है, जैसे मैं रोज भाजी खरीदता हूँ, मैं रोज स्टॉक खरीदता हूँ, तो मैं तो खरीदता रहूंगा, जिंदगी भर खरीदता रहूंगा।
बोले टमाटर महंगा है, सस्ता है, खरीदना है तो खरीदना है। तो आई थिंक अगर आप लंबे समय के लिए सोचो ना, तो ये छोटे मोटे ब्लिप्स जो है मार्केट्स के कि वो ऊपर हो जाएगी नीचे हो जाएगी, रियली डजंट मैटर। तो अगर आपके पास कोई भी कैपिटल है तो आप अगर उसका एक गोल बना के डिफाइन करके एक समय दे दो उसको, और उसके बाद चुपचाप प्योर म्यूचुअल फंड्स में डाल दो और निफ्टी 50 में डाल दो। अगर ज्यादा आपको लगता है निफ्टी 50 हमारे देश के टॉप 100 कंपनीज, आपको लगता है नहीं जी देश की स्मॉल कैप कंपनीज अच्छा करेंगे, मेरे पास 10 साल का होराइजन है, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसमें डाल दो। आपको लगता है नहीं जी मिड कैप कंपनीज अच्छा करेंगे, तो निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स में डाल दो, उसके ईटीएफ में डाल दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं यू विल बी डूइंग बेटर देन 95% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल थिंग कि कुछ नहीं करना, डिसाइड कर लो रिस्क टॉलरेंस क्या है। कम रिस्क टॉलरेंस है निफ्टी 50 में डाल दो, थोड़ी ज्यादा निफ्टी मिड कैप में डाल दो, बहुत ज्यादा निफ्टी स्मॉल कैप 250 में डाल दो। देश के 500 कंपनीज में डील करो, उसके अलावा डील करने की किसी कंपनी में जरूरत नहीं है। होता क्या है यहां पे कि जैसे ही 2-3 लाख आएगा तो हम चालू करते हैं पेनी स्टॉक खरीदना। ऐसा 5 रुपए का स्टॉक बताओ विशाल भाई जो कल को जाके 5,000 का हो जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको मैसेजेस बहुत आते हैं, मेरे को भी बहुत आते हैं। तो मैं बोलता भाई बता ही चुका होता, अपने को भी पता होता तो आज तक मेरे पास भी 1,000 करोड़ तो होते। इतना तो होता। तो आई थिंक ये सब आप मत खरीदिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कचरा बिनने वाले आदमी नहीं है। एक कचरा बिनने वाला क्या करता है, जाता है कचरा उठाता है, वो तो चलो भगवान ने उसकी इस जन्म का कुछ लिखा होगा तो वो कर रहा है। तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों कचरा स्टॉक्स उठा रहे हो? पिक अप द टॉप 500 कंपनीज ऑफ आवर कंट्री एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, कंजम्पशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लोगों का पेट पालना ही पालना है। और अगर आप 500 कंपनी देखोगे तो यही 500 कंपनीज है जिन्होंने करना है। और यहां आपकी 500 कंपनीज खत्म होती है करीबन मेरे को लगता है 8-10 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे। तो यानी आप अच्छी एक मार्केट कैप वाली कंपनीज को डील करोगे, उससे नीचे वाली कंपनीज को नहीं करोगे। और कोई कंपनी ग्रेजुएट होकर उसमें आ गई तो अपने आप ही वो इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही होगी वो इंडेक्स से बाहर चली जाएगी। तो ये सब तो अपने आप ही हो रहा है। आपको क्या करना है भाई, आपको क्यों चर्न करना है? तो मैं सबको बड़ा सिंपल सलाह देता हूं, आप ईटीएफ चुन लो, एमएफ चुन लो, जो आपको जमता है चुन लो। ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक्स तो मैं खुद भी नहीं करता और मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि खुद प्लीज मत करो। कोई आप जीत ही नहीं सकते इस गेम को, ये चक्र भी हुआ अभिमन्यु का। घुस जाओगे, बाहर निकलना नहीं जानते। हाँ, या तो आप सीखो प्रॉपरली, उसको लर्न करो। एक स्किल है, जैसे आप डॉक्टर बनते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आप कोई भी चीज एक बनते हो, इस तरह आपको फिर मार्केट्स में सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल, टेक्निकल, कैसे बाय करना है, कब एग्जिट करना है, कैसे फोरसी करना है, फोरकास्ट करना है। पर ये अधिकांश लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं। कोई प्रोफेशनल है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप अगर आप नहीं कर सकते तो देन दिस इज द बेस्ट वे टू मेक लॉन्ग टर्म। यस, परफेक्ट। तो ये जो आपने लॉन्ग टर्म बताया कि ये 500 कंपनी में ही काम करना चाहिए, विच आई थिंक इज अ ग्रेट। हम लोग भी अगर ट्रेडिंग भी सिखाते या इन्वेस्टिंग सिखाते तो वी स्टिक टू द टॉप। वो नीचे वाले स्टॉक्स तो कोई पूछता है इसका क्या भाव है तो मेरे को मालूम भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, देखता भी नहीं हो। आप इसके अंदर ही ट्रेड करो, उसी के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है हमारी उसी के अंदर लागू करोगे तो गलत भी जाओगे तो कहीं ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि ओवरनाइट वो जीरो हो गया। सो दैट्स वन थिंग विच इज गुड। एक चीज मैंने आपसे सीखी थी, एक आपका सेमिनार अटेंड किया था बहुत साल पहले, तो आपने बोला था 5 आउटकम्स होते हैं। राइट। कि एक होता है बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, एक होता है एवरेज प्रॉफिट बना सकते हो, एक होता है ब्रेक इवन पे निकल सकते हो, एक स्मॉल प्रॉफिट और एक बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, सॉरी, एक स्मॉल लॉस और एक बिग लॉस। तो ये 5 आपने आउटकम्स बताया और आपने बताया था कि बस एक ही आउटकम से बचना है अपने को, बड़ा वो है loss। बिग लॉस। बाकी 4 तो अपने फेवर के हैं कि भाई 3 तो प्योरली फेवर के, चौथा मतलब एक छोटी चोट है, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ काटना पड़ेगा, छोटा सा उंगली काट के भी या नाखून काट के भी अपन बाहर निकल सकते हैं। तो आई थिंक ये भी माइंडसेट लोगों को डेवलप करना बहुत जरूरी है कि मुझे ऐसा लगता है, और ये पीटर लिंच ने बहुत अच्छे से कहा था कि वी प्लक आवर फ्लावर्स टू अर्ली एंड वाटर आवर वीड्स टू लॉन्ग। वाओ। कि भाई हम जो फूल बन रहा होता है उसको जल्दी काट देते हैं, अरे मेरे 10% प्रॉफिट बन गया, मैं तो अभी निकाल लेता हूँ 20% प्रॉफिट। इसलिए लोग कहते हैं ना सर अगर मैंने 30 में खरीदा होता तो आज 300 होता। मैं बोलता हूँ तूने 30 में खरीदा तो तू 40 में बेच देता, बिकॉज जब तूने 30 में खरीदा तेरे को पता ही नहीं था तूने खरीदा क्यों। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होता तो तू निकल जाता। पर यही 30 अगर 10 हो जाता तो तू बैठा होता लेके और एवरेज करता, और फिर वेट करता, जिस दिन एवरेज प्राइस पे आता उस दिन बेचता और 3 साल तेरे निकल जाते। ये सबके साथ होता है, आप लिख देना कमेंट सेक्शन में अगर आपके साथ भी हुआ तो पॉइंट ये है कि ये सब गेम्स जीतना काफी मुश्किल है। और इसीलिए मैं एक आम भारतीय नागरिक जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहता है उसको कहता हूं कि अगर मार्केट्स में रहना है तो लंबे समय के लिए रहिए। मार्केट्स में वो पैसा डालिए जो आप लंबे समय के लिए भूल सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस देते हैं तो उससे आप ये अपेक्षा नहीं करते कि वो अगले दिन आपको कमा के देगा, वो आप अपेक्षा करते हो वो 20-22 साल पढ़ेगा उसके बाद कमाएगा। तो आप समझिए एक और बच्चा है आपका, उस बच्चे की ये फीस जा रही है,
SIP। हाँ, जो SIP है, जाए आप अपने बच्चे के लिए समझे स्कूल वूल सब मिला मिलू के महीने का 10,000 खर्च करते हैं, यहाँ पे 10,000 का एक और बच्चा है आपका, दे दीजिए। और आप देखिए कि ये बच्चा आपका ध्यान रखे ना रखे, ये बच्चा जरूर ध्यान रखेगा। वो बहुत सही बताया आपने। यस, सो ये जो आपने बताया, मैं भी हमेशा यही एग्जांपल में बहुत सारे हर एक पॉडकास्ट में मेरा ऐसा एक डायलॉग रहता है विच आई थिंक पीपल लाइक इट इज, जो मैं 16 साल की उम्र में जाता था स्टॉक मार्केट में, मुझे यही सिखाया था कि लर्न टू कट योर लॉस, लर्न टू बुक अ लॉस, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, और उसी की वजह से अभी तक टिके हैं। अब समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक्स इनकम है, मुझे कैलकुलेटेड फॉर्मूला चाहिए ताकि लोग उसमें से अपना निकाल सके। XYZ मेरी इनकम है, 50,000 इनकम है समझो महीने की, और उसमें से मुझे बेस्ट रिटर्न चाहिए अगले कुछ सालों के लिए, तो उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल पीपल विल फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड, और बाकी लोग यूजुअल पीपल, नॉर्मल पीपल, दे स्पेंड फर्स्ट और फिर जो बचता है उसमें से इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उसको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, समझो मेरी इनकम 50,000 पर मंथ है, उनके लिए क्या ब्रेकअप होगा? ठीक, तो ये जो अप्रोच आपने यूज करी वो मेरी कंपनी का नाम भी है, विच इज प्रॉफिट्स फर्स्ट। प्रॉफिट्स फर्स्ट, क्या आप अपना प्रॉफिट पहले निकालो, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू लर्न टू पे योर सेल्फ विच इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ना थंब रूल से ज्यादा एक साइकोलॉजी को इसमें इम्बाइब करते हैं। आप एक यंग 22 साल 21 साल के बच्चे हैं, आपको अभी नई नई जॉब लगी है। देखिए लाइफ की ना परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं या तो आप स्टार्टिंग लाइन से भागोगे या आप स्टार्टिंग लाइन के आगे से भागोगे अगर आपका परिवार थोड़ा फलित है, या फिर आप स्टार्टिंग लाइन के पीछे से भी भाग सकते हो सकता है आपके परिवार पे उधार है या आप गरीब परिवार से। अब ये तो आपके जो भी थे सिचुएशन थी, भगवान ने इस जन्म में आपको जो सेवा दी आपको करनी है। पर अगर मैं कहता हूं एक आम आदमी के लिए जो स्टार्टिंग लाइन पे, अज्यूम करते हैं वो स्टार्टिंग लाइन पे है, ना पीछे ना आगे, तो 50,000 की तनख्वाह में मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब भी जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी होती है। तो लाइफ में भी सीट बेल्ट लगानी है। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते ना, इसलिए लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। लाइफ के 3 बड़े रिस्क हैं विशाल भाई, सिर्फ 3 रिस्क है, चौथा कोई रिस्क है ही नहीं। जो सारे रिस्क है इसी रिस्क के अंदर है। पहला रिस्क है किसी की आमदनी खत्म हो सकती है, जॉब थी चली गई, व्यापार था चला गया, बिजनेस बंद हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो हम नहीं जानते। दूसरा रिस्क है किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, अच्छा भला चल रहा था, कुछ भगवान ने कुछ कर दिया और वो परेशानी में आ गया। और तीसरा है उसकी अकाल आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, मतलब ठीक है, अनप्रिपेयर्ड डेथ हो सकती है। यही 3 रिस्क है, इसके अलावा तो कोई रिस्क है नहीं। तो तीनों रिस्क के लिए को सबसे पहले हमारे को सेफगार्ड करना है। गाड़ी में बैठने पे सबसे पहले सीट बेल्ट दबाना है, एक्सेलरेटर नहीं दबाना। पहले सीट बेल्ट बांधनी है, अपने आप को सेफ करना है। तो पहली जो प्रॉब्लम है कि किसी की आमदनी बंद हो सकती है, उसकी सीट बेल्ट है इमरजेंसी फंड। तो आपकी तनख्वाह चालू हुई, इन्वेस्टमेंट्स को साइड में रखो, सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, और इमरजेंसी फंड को कहीं नहीं डाल के चुपचाप FD में डालो। इसका नाम है इमरजेंसी फंड, यानी इमरजेंसी में काम आने वाला फंड। तो इसका काम रिटर्न्स बनाना नहीं है। अब आप 50,000 रुपए कमाते हैं, आपकी 20,000 25,000 का खर्चा है जनरली, तो 25,000 इंटू 6 महीना 1.5 लाख रुपए की आपकी FD होनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी तनख्वाह आ रही है तो 10-15 हजार रुपए की RD लगा दो, रेकरिंग डिपॉजिट लगा दो। 10-1 महीने में आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी पहली सीट बेल्ट 10-1 महीने में या 12 महीने में डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम लग जाएगी। तो आप सेफ हो गए, आपको लगा हाँ यार अब सर जॉब वॉब गई तो कोई चिंता नहीं है, 6 महीने तो निकाल लेंगे। अच्छा जब आप जॉब चली जाएगी तो फिर खर्चे भी 25,000 नहीं रह जाते, कम हो जाएंगे, आपका ट्रैवल कम हो जाएगा, आप थोड़ी चीजें कंट्रोल कर लोगे, बट मैं फिर भी 25,000 का ही मान रहा हूं। दूसरा सीट बेल्ट है हेल्थ। अब हेल्थ में क्या होता है, मैंने नोटिस किया एक तो भारत में 100 में से 4 लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है आज भी, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि लोगों को वही लगता है पुनिश भगवान है अपने को। मैं तो सबको कहता हूं जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू कार्ड देखते हो ना, आप एक बार जाके किसी हॉस्पिटल का मेन्यू कार्ड देख लो, आप ना भागते भागते इंश्योरेंस खरीदोगे, इतना महंगा है। तो वो कहते हैं ना मौत भी महंगी हो गई है जरा, तो बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू गो टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, कुछ लोग कहते हैं मेरी कंपनी ने मेरे लिए 2 लाख की इंश्योरेंस कर दिया, 2 लाख में कुछ नहीं होता, एक पट्टी भी नहीं होगी, मरहम पट्टी भी ठीक से नहीं होगी तुम्हारी अगर कुछ हो गया तो आप लीजिए मिनिमम, आज यंग है, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में स्टडी कीजिए, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, छोटी मोटी चीजें। भाई आप जाते हो भाजी तरकारी खरीदते हो तो टमाटर को 4 बार चेक कर लेते हो, यार 20 रुपए का टमाटर ले रहा हूं तो अच्छा है क्या। यहाँ लाइफ की बात है, हेल्थ की बात है, थोड़ा टाइम दे तो आधा घंटा 1 घंटा 4 वीडियो देख लो, सिंपल काम है। अपने कंसल्टेंट से 2 कंसल्टेंट से बात करो अलग अलग, वो अपने आप ही सिखा देंगे आपको। तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो 10 लाख रुपए की मिनिमम। और क्या होगा, आप यंग हैं, एक तो प्रीमियम कम होगा, धीरे धीरे नो क्लेम बोनस जुड़ेगा, वो 10 लाख वाला 20 लाख 30 लाख 40 लाख हो जाएगा।
एम्प्लॉयमेंट वाले जो इंश्योरेंस है उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे एम्प्लॉयमेंट खत्म, इंश्योरेंस खत्म, और उसमें नो क्लेम बोनस का बेनिफिट भी नहीं मिलता आपको। ठीक है जी, अब आपने दूसरी सीट बेल्ट पहन ली, तीसरी सीट बेल्ट है किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो उस केस में उसको प्रॉब्लम नहीं, उसके परिजनों को प्रॉब्लम है, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली। तो उस टाइम पे जब भी वो इंश्योरेंस ले रहा है तो उसकी फैमिली पे कितनी उधार है, उस फैमिली को उसके जाने के बाद क्या क्या गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई अचीव करनी है, शादी अचीव करनी है, वाइफ को या हस्बैंड जो भी होगा फैमिली में अदर मेंबर है उसको 10-15 साल 20 साल की इनकम देनी है, वो सब कैलकुलेट करके उतने की लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रख ले। टर्म इंश्योरेंस, टर्म, प्योर टर्म। मैंने एक बार एक दुकान में गया, विशाल भाई आप दिल्ली आओगे आपको लेके चलूंगा, उधर लिखा है कि आइसक्रीम कुल्फी नहीं होती, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, कुल्फी कुल्फी होती। तो मैं यही कहता हूं, ठीक है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो आप है ना लाइफ इंश्योरेंस में प्योर टर्म इंश्योरेंस खरीदो, अपनी लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करो, अपने गोल्स को कैलकुलेट करो, और उसके हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस खरीद लो। और अब आपने तीनों सीट बेल्ट पहन लिए, अब लाइफ में आपके साथ गलत भी हुआ तो यू आर सिक्योर। ठीक है जी, अब जो पैसा बचता है उसका तो कोई काम बचा नहीं, आपने सिक्योरिटी कर ली, घर के खर्चे निकल रहे हैं, अब वो जाना चाहिए निवेश में। ठीक है, तो ये पहला लाइफ में आपको सबसे पहले सीट बेल्ट पहननी है। आप प्लीज मत फोकस करिए मैं एसआईपी चालू कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं। जहां पैसे आते पहले इन तीनों चीजों को भर लो, चाहे वो 2 महीने में भर लो, 6 में भर लो, 10 में भर लो, पहले इनको भर लो, उसके बाद एक्सेलरेट करो, पहला गियर डालो, दूसरा गियर डालो, तीसरा गियर डालो, चौथा गियर डालो, पांचवा गियर। वाओ। So this is how I tell people to manage their money, manage their risk। जिस आदमी का रिस्क मैनेज है ना, उसकी पर्सनैलिटी बोलती है, वो कॉन्फिडेंस में रहता है, उसको डर नहीं लगता, उसको पता है ठीक है कुछ भी हो सकता है, हम संसार में रहते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ, बट मैं सेफ हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा इक्वेशन होगा जिससे आदमी को निकालना चाहिए। आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट आंसर आई हर्ड। मतलब अब मुझे नहीं लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस तरह से सोच रहे हैं। पहला जो जनरली अभी जो चल रहा है वो है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, गैजेट, मोबाइल, ये सब, कार, शॉपिंग, जोमेटो, स्विगी, वो सब, मिंत्रा, अमेजोन, ये सब। और उसके बाद उन लोग सोचते भी है तो कुछ स्टॉक या क्रिप्टो की बात करते हैं। तो ये सब तो उनके दिमाग रडार में भी नहीं होगा मेरे साथ, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लेसन। सो आई थिंक यू शुड वॉच दिस पॉडकास्ट अगेन विथ योर पेरेंट्स और फैमिली और स्पाउस एंड प्लान दिस 3 सीट बेल्ट जो उन्होंने बताए, और वही सीट बेल्ट आप लगा लोगे। एंड आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड लास्ट में जो आपने बताया ना कि आदमी की पर्सनैलिटी बोलती है, मतलब कॉन्फिडेंस है कि भाई कुछ भी हो जाए देख लेंगे, स्ट्रेस ही नहीं है, तीनों चीजें कवर है, पीछे बफर है ना। Yes. पीछे मेरे पास बफर है कि, और वो छलकता है आदमी के बात करने से, उसके हाव भाव से। एंड आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट लेसन। सो बहुत ही उम्दा ये सवाल और जवाब था आपका, और मुझे लगता है ये बहुत काम आएगा मेरे को भी अगर किसी को सिखाना है, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ कि आप ये सब मत लो, आप एसआईपी करो या स्टॉक खरीदो। अब मैं पहले बोलूंगा कि ये सीट बेल्ट पहन लो, सो देन यू आर सिक्योर्ड, राइट, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। नाउ अब आपने तो बोल दिया कि डायरेक्ट स्टॉक्स में मत करो, अब मैं स्टॉक्स पे आता हूँ क्योंकि मेरा वो काम है। अगर मेरे को स्टॉक्स करना ही है, डायरेक्ट स्टॉक्स करना है, तो व्हाट कुड बी दी ऑप्शंस फॉर दैट, और वो कब करना चाहिए? सब सीट बेल्ट हो जाए, एसआईपी हो जाए, उसके बाद उसका क्या प्लान होगा अगर मेरे को डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करना है? अमाउंट, लर्निंग एंड अप्रोच। ठीक, मैं ना एक चीज मानता हूं कि आप जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते तो वी वांट टू हैव अ होलसम मील। होलसम मील में क्या होगा, आपकी सैलड होगी, दही होगी, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ठीक है, अचार भी होगा, और लास्ट में गुलाब जामुन भी होगा। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं विशाल भाई कि आप बोलोगे यार तो मैं आज मेरी पूरी थाली में गुलाब जामुन भर दूं, ठीक है, या फिर मेरी पूरी थाली में चावल भर दूं, तो आप एक होलसम मील नहीं खा पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको स्टॉक्स करना है, कुछ भी करना है, जैसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं, आपका 70 से 80% पैसा हाई क्वालिटी ब्लू चिप कंपनीज में। परफेक्ट। ठीक है, उसमें एक क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, देश की बड़ी कंपनीज हैं, उसमें आप अपनी रिसर्च कीजिए। रिसर्च में आपको सेक्टर देखना है, इकोनॉमी देखनी है, गवर्नमेंट का स्पेंड देखना है, गवर्नमेंट कहां ज्यादा खर्चा कर रही है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो आपको वो देखना है कि वो खर्चे का बेनिफिट कहां होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था तो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पुश रहा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने अच्छा किया, रेलवे पे पूछता तो रेलवे कंपनीज ने अच्छा किया, डिफेंस पे पूछता तो डिफेंस कंपनीज ने अच्छा किया। एंड तो पहला चीज है कि आपको ये सब चीजों को स्टडी करना पड़ेगा।
फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, ग्रोथ हो गया, फिर आपके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए कि क्या वो समावेश बैठ रहा है दोनों का, फंडामेंटल और टेक्निकल का। तो इतनी डिटेल आपको एनालिसिस करनी है, तब आप मेरे हिसाब से उस स्टॉक पे जाइए, ठीक है। और दूसरा मेरे को लगता है कि बचा हुआ 20% जो है वो आपका थाली का अचार और गुलाब जामुन है, ठीक है। तो अचार मतलब तीखा, एक्सट्रीम तीखा, और गुलाब जामुन मतलब एक्सट्रीम मीठा। तो इसमें जो है आप मिड कैप स्टॉक्स हो गए या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए या अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स हो गए, बोले यार ये कंपनी ना बंदा मस्त है, बहुत अच्छा प्रमोटर है, काम अच्छा चल रहा है, पर अभी डिस्कवर नहीं हुई। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 1 लाख रुपए डाल सकते हो तो पूरा 1 लाख उसमें डाल, पूरा गुलाब जामुन में नहीं जाएगा। 10,000 रुपए आप उसमें डाल, 15,000 रुपए उसमें डाल, कि भाई ठीक है, ये अगर कल को बेट गलत भी हो गई तो 15,000 जीरो हो जाएगा, उससे ज्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि आप जब भी स्टॉक्स को अप्रोच करें, मैं वापस बोलता हूं, कचरा बिनने वाला मत बनो, बस कचरा मत खरीदो। यार ये ना एक स्टॉक था, मेरे फादर ने एक बार ये गलती कर दी, इतने का था, अब तो ये 90% गिर गया है, और कितना गिरेगा? अरे 90% गिर गया, 100 भी गिर जाएगा। तो हो जाती है गलती, बिकॉज ह्यूमन इमोशन है। अरे यार इसको तो हमने इतने प्राइस पे देखा था, आज देख कितने पे रह गया है। ऐसे कितने किस्से हुए अभी पीछे, बहुत किस्से हुए। और मैंने भी जब स्टॉक्स किए, और मेरे फादर भी करते थे, तो हम लोग ने बहुत सारे स्टॉक्स हमारे जीरो होते देखे, कंपनियां बंद होते देखी, गीतांजलि, DHFL, DS कुलकर्णी, सिंटेक्स, बहुत सारी कंपनीज है जो डीलिस्ट हुई बाद में बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज और व्हाटएवर देवर बिजनेस में इशू हुआ। तो आई थिंक अगर आप अपना एलोकेशन 70-80% ब्लू चिप गुड क्वालिटी कंपनीज, देश की टॉप 500 कंपनीज, फिर से आता हूं, या तो फंड के थ्रू कर लो या खुद आइडेंटिफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप में ताकत है, आपको अंडरस्टैंडिंग है। और बचा हुआ 10-20% जो है आप छोटे स्टॉक्स में, जहां डिस्कवरी, उसमें भी लॉजिक लगा के भाई क्या है, क्या स्टोरी है। जैसे टाइटन था, बिल्कुल था, एक बार 3 रुपए का था, अब 3,000 का भी हुआ और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। ऐसे बहुत स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स भी एक टाइम पे था, कम था, और फिर आज इतना बड़ा हो गया। तो होंगी ऐसी कंपनीज, डेफिनेटली होंगी नीचे वाले साइड पे, पर कचरा मत खरीदो बस। अचानक से आप देख रहे हो कि यार वो प्रमोटर डंप करने लग गया है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर हुआ, प्रमोटर का स्टेक कम हो गया, तो दिखने लग जाता है ये सब चीजें ना। थोड़ा नजर खोल के रखो, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज। ओके, सो इसके अगर एक स्टेप और आगे जाते हैं कि कोई भी साइज का पोर्टफोलियो हो, 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो, डू यू थिंक दैट देर इज अ लिमिट के इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए? कभी कभी मैं बहुत सारे लोगों को बोलता है, सर मेरे पास ये लिस्ट है, उन्होंने 200 कंपनी है, मतलब इसको ट्रैक कैसे करते हो? मतलब मैं 15 को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, आप 200 को कैसे देखते हो? तो व्हाट डू यू थिंक इज अ आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक्स यू शुड हैव इन योर इक्विटी पोर्टफोलियो? इससे मेरे को एक बात याद है, मेरे क्लाइंट थे, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कराने आए थे, तो बैठे हुए थे हम, उनके पास 56 म्यूचुअल फंड थे। बाप रे। आप तो फिर भी स्टॉक्स की बात कर रहे हो, ये 56 म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए थे। और मतलब मैं करते क्या थे वो, कि जब भी कोई महीना स्टार्ट हुआ तो उसमें टॉप परफॉर्मिंग फंड देखते थे, वो उसमें जाके पैसा डाल। अब हर महीने क्या होता है कि देयर इज अ डेटा विच सेज कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में कोई टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होता है तो 75% चांस है कि वो अगले क्वार्टर में टॉप परफॉर्मिंग नहीं रहेगा। तो ये डेटा कहता है, तो यानी आप तो चर्न करते रह जाओगे। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम लोगों को है, बिकॉज लोगों को ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं समझ आता या राइट डाइवर्सिफिकेशन नहीं समझ आता। आप इंडेक्स देख लीजिए, निफ्टी में 50 है, BSE में 30 है। मुझे लगता है स्टैटिस्टिकली सबने ये सिग्निफिकेंस निकाल के और सब बेस्ट पोर्टफोलियोज चेक करके यही कहा है कि एक 25 से 30 का नंबर जो है वो एक आइडियल नंबर होता है स्टॉक्स को ओन करने का, जिसे आप मैप भी कर सकते हो, जिसे आप ट्रैक भी कर सकते हो, और जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन का भी बेनिफिट मिलता है कि एक जगह पे पैसा लगा होता है, और डिवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिलता है। आई डोंट थिंक से इससे बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का कोई बहुत ज्यादा मतलब है। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो की थीसिस होनी चाहिए। आई थिंक पीपल आर वर्किंग विदाउट अ थीसिस। जैसे मैं बताता हूं, एक थीसिस होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग वैल्यू थीसिस, ठीक है। ट्रेंडिंग वैल्यू थीसिस क्या कहती है कि आप कंपनीज ढूंढिए जो वैल्यू में बहुत अच्छी हैं और जिनका प्राइस ट्रेंड कर रहा है। जैसे आप भी कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। मैंने बहुत फेमस सेइंग है आपकी। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड है ना। तो आप देखिए कंपनीज जो वैल्यू कंपनीज है, अब वैल्यू कंपनीज का मतलब क्या, जिसका प्राइस टू अर्निंग अच्छा है, कम है, प्राइस टू बुक कम है, डिविडेंड यील्ड अच्छे हैं, जो मतलब रोबस्ट कंपनीज हैं जिनमें अच्छा वो है, ऐसा नहीं डेट कम है, जिसका डेट प्राइस टू ये बिजनेस कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो ये सारी 5-6 पैरामीटर्स पे कंपनी को इवैल्यूएट कीजिए, उनमें जो बेस्ट वैल्यू कंपनीज हैं उनको 100-200 कंपनीज को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके पिछले 6 महीने के रिटर्न्स निकाल लीजिए और इसको डिसेंडिंग में डाल दीजिए। तो जो टॉप 20-25 कंपनी आ गई, ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू एंड फास्टेस्ट मूविंग कंपनीज है। तो ये ट्रेंडिंग वैल्यू थीसिस है। ऐसी बहुत सारी थीसिस है, जैसे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ये एक थीसिस है।
ठीक है। विजय केडिया जी का स्माइल करके एक थीसिस है जहाँ पे वो स्मॉल कैप कंपनीज विद मिड कैप वैल्यूज, पता नहीं उनका एक वो थीसिस है, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट करेक्टली। तो आप है ना थीसिस पढ़िए, हर इन्वेस्टमेंट एक थीसिस पे होती है, रैंडम नहीं होती है। तो आप अपने लिए थीसिस बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, लोगों को पढ़िए, स्टडी कीजिए, इतना तो मेहनत करो यार। सही। स्टॉक खरीद रहे हो लोग, मैंने बताया ना 20 रुपए का टमाटर के पीछे एक एक घंटा हैगल करेंगे, 50,000 का स्टॉक खरीदते हैं, उनको पता नहीं होता। यहीं पे भी पीटर लिंच की बात याद आती है, यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड यू शुड नो व्हाई यू ओन। आप क्या खरीद रहे हो और क्यों खरीद रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और यही गलती सब लोग करते हैं जो इनको नहीं पता। राइट। ओके, नाउ लेट्स थोड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा, और मैं समझता हूँ कि थीसिस मेरे हिसाब से थीम हो गया। बिल्कुल, हाँ, थीम हो गया, थीसिस हो गया। थीम है मेरे पोर्टफोलियो का। मैं भी समझता हूँ कि मैं 80% मेरा ट्रेंडिंग पोर्टफोलियो में डालता हूँ, और 20% हम लोग बोलते हैं, दो है मोमेंटम बाय जो चल रहा है, हाँ। और एक है वैल्यू बाय जो एकदम अच्छे भाव में मिल रहा है लेकिन वो फास्ट नहीं अभी जाएगा। नहीं जाना, हाँ, ठीक है, राइट, सो वैसा। वो 80-20 का रेशियो हम लोग मोमेंटम वर्सेस वैल्यू करते हैं, और जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मोमेंटम ही नहीं है, हाँ, तो वो उल्टा कर लो। चेंज हो जाएगा। राइट, सो दैट्स व्हाट वी बिलीव। नाउ लेट्स थोड़ा सा चेंज करते हैं कि ओवरऑल आपने बताया कि वेल्थ जिसके पास है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जिसके पास टाइम है, जो फ्री है। राइट, सो वेल्थ, ये पैसों के अलावा, मनी के अलावा, मटीरियलिज्म के अलावा, व्हाट डू यू थिंक इज यू शुड हैव टू हैव अ गुड बैलेंस वेल्दी लाइफ? आई थिंक एक ही चीज देखिए, बाकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन, हैप्पीनेस, ये आंसर्स सब देंगे। तो मैं कुछ अलग आंसर देना चाहता हूं। आई थिंक द सिंगल बिगेस्ट थिंग विच कैन मेक यू हैप्पी इन योर लाइफ इज अवॉइडेंस ऑफ फोमो। अगर आप फोमो से बच जाओ कि इसकी शर्ट मेरे से सफेद कैसे, जैसे हम कहते हैं ना भाई, इसके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं, इसके पास मेरे से ज्यादा सुंदर बीवी है, इसके पास मेरे से ज्यादा सुंदर हस्बैंड है, इसकी तो लाइफ इतनी मस्त है, ये तो ट्रिप्स करता है, ये तो ऐसे करता है, ये तो बेस्ट। आई थिंक people are romancing the output of other people. Vishal Malkhan is going to US 2 times a year. यार बहुत पैसा है यार, but they are not seeing the kind of effort you have put for 18 years to reach to a level to say कि चल मैं आज 2 बार US जा सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो people are romancing the output, people are not knowing the input. तो या तो आप उस इनपुट को रोमांस करो कि अगर आप विशाल मलखान जैसा बनना चाहते हो तो आप देखो उस आदमी ने कितनी मेहनत करी है, स्टडी करो, समझो, और उस मेहनत को आप भी करो। हु स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग मेहनत? ये तो सबसे डेमोक्रेटिक चीज है इस दुनिया की, मेहनत। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक होलसम लाइफ जीनी है तो पहली चीज लाइफ से फोमो डिलीट करो। दूसरा, स्मॉल विंस को अप्रिशिएट और एंजॉय करना। छोटी चीज होती है। आप देखिए, मैं कहता हूं कि भारतीय ना एक चीज में सबसे ज्यादा आगे हैं, वो है अपने आप को पोस्ट डेटेड चेक देने में। ये होगा तो मैं खुश होऊंगा। ठीक है, अच्छा वो हो गया कि भाई मेरे 10 लाख रुपए जमा होंगे तो मैं खुश होऊंगा। 10 लाख रुपए जमा हो गए, 1 करोड़ होंगे तो खुश होऊंगा। चलो जी 1 करोड़ भी हो गए, उसके 2 करोड़ होंगे तो खुश होऊंगा। तो ये ना पोस्ट डेटेड चेक चलता है अपने आप को, हैप्पीनेस पोस्ट डेटेड चेक। आज खुश हो ना, अच्छा आपने एक गोल रखा था वो अचीव हुआ, सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, एंजॉय करो उस चीज को। तो आई थिंक हम लोग इंडियंस जो है ना थोड़े ज्यादा क्योंकि बहुत कॉन्जर्वेटिव या वो देख के आए थे, बहुत दारिद्रता देख के आए थे, या वो सिचुएशंस देख के आए थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया सेव करो, बचाओ, ये सब करो, एंड दे वर नॉट रॉन्ग बिकॉज दे वर इन टाइम्स व्हेन देयर वाज नो अबंडेंस। टुडे देयर इज सो मच अबंडेंस। तो आई थिंक ये माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है, छोटी विंस को सेलिब्रेट करना जरूरी है, और हर चीज करनी जरूरी है लाइफ में एक नियंत्रित अमाउंट में। तीसरा, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का एक स्पिरिचुअल आधार होना चाहिए। परफेक्ट। कोई एक पकड़ लो, किसी को ओम पकड़ना है तो ओम पकड़ लो, किसी को कोई भगवान पकड़ने हैं तो आप उनको देख लो, किसी को आपको आइडलाइज करते हो, मैं तो कहता हूँ लेट्स से आप सर रतन टाटा को आइडलाइज करते हो तो वही पकड़ लो, वो आपके मेडिटेशन कर सकते हैं। बट एक कोई आधार, कोई किताबों को पकड़ लो, कोई भी एक चीज को आधार बना लो अपने लाइफ का जो आपकी मेडिटेशन हो। ठीक है, आई थिंक नहीं तो क्या होगा कि लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शन की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटीज है। तो आई थिंक ये सब चीजें करेंगे और इसमें 70-80% फोमो है, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी अगर आप फोमो को लाइफ से ऐसे उठा के पटक दो। और अगर आपको रियली फोमो करना है तो फोमो इनपुट से करो, आउटपुट से नहीं करो। यानी कि क्या मैं इस व्यक्ति जैसा इनपुट डाल सकता हूँ। लोगों को लगता है संजय सर आप तो अप्रैल 2024 में आपने स्टार्ट किया और आप तो जनवरी तक 1 मिलियन पहुंच गए। ठीक है, तो आप मेरा इनपुट देखो, द काइंड ऑफ नंबर ऑफ वीडियोज आई हैव डन, द काइंड ऑफ ईयर्स आई हैव स्पेंट लर्निंग, the kind of time I've spent doing content,
आप मेरे इनपुट से प्यार करो, आप मुझसे पूछो, मैं पूरा इनपुट दूंगा आपको। वो एक बार एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स थे शायद, तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी अपनी स्ट्रैटेजी छाप दूंगा ना, तो भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे, बिकॉज दे लैक द डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट टू डू दैट। तो आई थिंक हम लोग सब बता रहे हैं, मैंने क्या किया मैं खुले में बता रहा हूँ। आपको करना है, वो डिसिप्लिन आपको चाहिए होगा, वो मैं नहीं ला सकता। मतलब जीपीएस आपको रास्ता बता सकता है, आपकी गाड़ी नहीं चला सकता। परफेक्ट परफेक्ट। और अभी जो आप बता रहे हो, ऑफ कोर्स फोमो के रास्ते और बढ़ गए। मेरे व्यूज, मेरे लाइक्स, मेरे कमेंट्स और मेरे इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स और वीडियोस और कपड़े और गाड़ी और छुट्टियां और हस्बैंड वाइफ, ये वो बॉडी, आजकल बहुत कुछ ये हो रहा है कि काश मेरे पास ऐसी बॉडी। सो द मोर रीजंस वी गेट टू गेट अ फोमो। बट अगर ये दिमाग में बैठ गया कि जो है वो है, जो है वहां से शुरू करना है और जहां से आगे बढ़ना है, और सबका अपना अपना एक जर्नी है। एंड राइटली सेड, हमारे कोच भी कहते हैं कि यू मोस्ट पीपल एनवी द रिजल्ट्स, दे डोंट एनवी द प्रोसेस। ऐसे उल्टा मैं कहता हूं, रोमांस द रिजल्ट। हाँ, वही प्रोसेस बहुत, मतलब आपने भी इतने साल निकाले, हमने भी इतने साल निकाले, उसके बाद एक रिजल्ट आता है और वो लॉन्ग टर्म में ही आता है कुछ भी। एंड द अल्टीमेट डेफिनेशन व्हाट आई हैव लर्न दैट मनी कैन बी मेड क्विकली बट वेल्थ टेक्स टाइम। एब्सोल्युटली। एंड मनी कैन बी मेड क्विकली ओनली बाय एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम, प्योरली एक्टिव इनकम अगर आप करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो एक्टिविटी के रिजल्ट का पैसा बनेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं पैसिवली कल वेल्थ बना लूं, वो पॉसिबल नहीं। पैसिव में तो टाइम लगेगा। आपको पेड़ उगाना है तो पेड़ तो उगने में टाइम लगता है, कभी 5 साल भी लगते हैं, 10 साल भी लगते हैं। पर ये पेड़, वो एक बार वॉरेन बफेट ने बोला था ना कि टुडे समबडी इज सिटिंग इन अ शेड बिकॉज समबडी वंस डिसाइडेड टू प्लांट अ ट्री। तो कभी कभी जनरेशंस निकल जाती हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि शायद अगर भगवान ने आपको ब्लेस किया है कि आप अपने लाइफ में, अपनी फैमिली में वो जनरेशन हो जो आपके फैमिली का फ्यूचर चेंज करने वाली, तो टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज समथिंग विच गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद, कि भाई आपको ये चांस मिल रहा है कि पूरी आगे कि आपके लिनिएज याद रखेगी कि यार मेरे दादा परदादा जो भी आप उनके थे, यार उन्होंने हमारे परिवार की जून बदल दी, कहते हैं ना, जैसे मतलब सिचुएशन बदल दी। वी कॉल दैट, हमारे प्रोग्राम्स में हम उनको ट्रांजिशन पर्सन बोलते हैं कि ये आदमी ने पूरी चेंज कर दी, पूरी जो आपने बताया लीनिएज चेंज कर दी, जो पीछे से चली आ रही थी लेकिन मैंने बदल दिया, या आपके फादर ने बदल दिया, आपके बच्चे बदलेंगे। बट अगर आपको मौका मिला है जैसे आपने बोला, तो यू बिकम द ट्रांजिशन गॉड हैज चोजन यू फॉर डूइंग दैट। तो यानी कि उनको दिखा है कि इस व्यक्ति में वो ताकत है। हाँ, तो अब बस उस ताकत को अनलीश कीजिए। जैसे हनुमान जी को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, तो जब उनको जामवंत ने बताया कि भाई तू कौन है, तो वो निकल आया। मतलब ही द मोस्ट पावरफुल सुपर ह्यूमन एवर टू बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी एक जामवंत की जरूरत होती है, विच इज योर कोच और फ्रेंड और गाइड और मेंटोर और दैट पर्सन हु मोटिवेट्स यू एंड सेज कि बॉस यू आर द वन, डोंट वरी। एंड मुझे लगता है हम सब में हनुमान जी है, मतलब वी हैव दैट पावर, बट वी जस्ट हैव नीड सम सिचुएशन, challenges and some person to rub and say कि भाई तेरे को करना है। मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ अ कोच, जो अभी आपने बता दिया कि आप हर एक के लाइफ में एक कोच की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है। वो फिर कोई एक जैसे आपने बताया रतन टाटा कैन बी देयर, whom you गुरु idolize। द्रोण हो सकते हैं कि भाई जिसको आप वो नहीं जानते वो आपके कोच। हाँ, वो भी है। और एक कोई रियल हो सकता है, या फिर एक आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बट गुरु होना बहुत जरूरी है। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक गुरु होना जरूरी है, पर गुरु का भी ट्रांजिशन होना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं जब म्यूजिक सीखता था, कीबोर्ड सीखता था, तो मैं किसी को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे सिखाया, कुछ 8-10 महीने सिखाया, मैं कीबोर्ड सीखा। 10वें महीने उन्होंने बड़े ऑनेस्टली मेरे को बोला, संजय मेरे पास जो था मैं सिखा चुका, यू नीड टू गो टू समबडी बेटर। तो मैं इमीडिएटली ट्रांजिशन किया और उनसे बेटर एक बहुत सीनियर पियानिस्ट जो इंडस्ट्री में प्ले करते हैं उनसे सीखना चालू किया। तो आई थिंक व्हेन you are growing in life, the same mentor may not take you from, somebody will take you from 0 to 1, somebody will take you from 1 to 10, somebody will take you from 10 to 100। आपको आइडेंटिफाई करते रहना है एंड किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। जैसे 0 to 1 किया, हमेशा आदर करो, बट उस आदमी की वो सीमा थी। एक टीचर, जैसे अगर एक टीचर 5वीं का ही मैथ्स पढ़ा सकता है, 7वीं का नहीं पढ़ा सकता, तो 7वीं में अलग टीचर चाहिए, पर 5वीं का मैथ उसने पढ़ाया इसलिए आप 7वीं में आए। परफेक्ट। तो आई थिंक ये गुरु की रिस्पेक्ट करना हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है, गुरुकुल्स में रहा है, और हम हमेशा अपने टीचर का, चाहे वो 6th में पढ़ाती थी, 5th में पढ़ाती थी, आज उनका कोई इमीडिएट योगदान नहीं है, पर जब भी मिलेंगे नमन करेंगे, पैर छुएंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। एंड आई थिंक यू नीड टू लर्न टू ट्रांजिशन योर मेंटर्स, यू नीड टू लर्न टू ट्रांजिशन योर मेंटर्स एज पर योर गोल्स। बिकॉज मैं ये कहता हूँ कि डोंट टेक
इफ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एन एडवाइस फ्रॉम समबडी हु इज ड्राइविंग अ मारुति। राइट। वो आपको नहीं बता सकता, उसका सोच ही नहीं है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको। क्या हुआ, एक बार आई वाज एट जस्ट बिफोर माय बर्थडे इन ऑगस्ट, आई वाज एट 4 लाख फॉलोअर्स। तो मैंने ना अपने एक दोस्त से बोला कि यार मेरे को ना 1 मिलियन होना है बर्थडे तक। तो एक दोस्त था, वो हंसने लग गया, पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे होगा, कुछ भी होता है, ये तो चलो हो गया, 1 मिलियन बहुत मुश्किल है, यू नो। बिकॉज वही गलती हुई ना, मेरे को रोल्स रॉयस खरीदनी थी, ये मारुति चलाता था, मतलब इसके फॉलोअर्स नहीं थे। अब एक के साथ बैठा जिसने 90 डेज के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स का जर्नी तय किया था, फ्रॉम 30,000 टू 1 मिलियन फॉलोअर्स इन 90 डेज। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हम बैठे, मैंने उसको ये बात बोली, वो हंसा नहीं, उसने सोल्यूशन दिया। बोले कितने दिन बचे हैं सर? 60 डेज बचे हैं, 60 रील्स हैं। आपको ना 20 रील्स चाहिए जो 5 मिलियन हो, 10 रील्स चाहिए जो 2 मिलियन हो, इतना टर्न रेट चाहिए, इतना फॉलो रेट चाहिए, तो अपन अचीव कर लेंगे। अब वो पाथ अचीव होगा कि नहीं वो अलग क्वेश्चन है, पर वो आदमी हंसा नहीं, उसने पाथ बताया। तो जब आप राइट मेंटर के पास होते हो ना, वो आपके अनाप शनाप गोल्स के लिए भी आपको पाथ देता है, हंसता नहीं है कभी भी। सही है। तो मैं यही कहता हूं कि आज आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से बोलोगे यार मैं जिंदगी में रोल्स रॉयस लेना चाहता हूं, वो हंसेगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी हंसे, पर अगर आप किसी रोल्स रॉयस चलाने वाले व्यक्ति से बात करोगे तो वो बताएगा ना, बेटा ये करना पड़ेगा, होगा, क्यों नहीं होगी, हमारे पास आई तुम्हारे पास भी आ जाएगी। तो आई थिंक, और वो लोग ना बड़े इस कंड्यूसिव होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव सोचते नहीं, बात ही नहीं कर सकते, उनको आता ही नहीं है नेगेटिव बात करना। आप ऐसे लोगों से बात करोगे ना, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक नेगेटिव, वो तो सिर्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड, क्या ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता नहीं करना। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिंग द राइट मेंटोर। हमारे ना मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता था, तो उसमें एक भजन था, गुरु बिना कैसे गुण आवे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, गुरुजनों में बेगुनी कहावे। तो ये भजन था हमारा। तो गुरु बिना कैसे गुण आवे, ये आपको याद रखना है कि आपको एक गुरु चाहिए, चाहे आप उसको बाहर से देख के आइडलाइज कर लो, उसके अफेक्शन क्लोज सर्कल में आ जाओ, किसी भी तरीके से, बट यू हैव टू हैव अ टीचर। ही विल शॉर्ट सर्किट योर लाइफ, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा और जिंदगी छोटी है। राइट, परफेक्ट। मैं भी मैं मेरे पास भी बहुत सारे कोचेस और मेंटर्स है, बट मैं हमेशा बताता हूँ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वन कोच वन अप्रोच। तो उसमें क्या है कि अगर मुझे एक आदमी की सोच समझ में आती है मार्केटिंग के लिए, एक की सोच समझ में आती है सेल्स के लिए, एक की सोच समझ में आती है सोशल मीडिया के लिए, तो मैं उसको फिर ऑल द वे फॉलो करूंगा जब तक मैं उसका रिजल्ट पार ना करूं। जैसे बोलता है फिर उसके ऊपर मुझे और एक गुरु लगेगा। और तो मैं आई ट्राई टू फाइंड गुरु। मेरा ऐसा है कि जो गुरु खुद भी लर्न करते आगे आगे बढ़ रहा है, राइट, तो वो कभी रुकेगा नहीं, तो मेरा लर्निंग भी नहीं रुकेगा, क्योंकि वो मेरे को आगे आगे सिखाते जाएगा। सो आई सिलेक्ट द मेंटर्स इन दैट वे। जैसे मेरे बहुत सारे कोचेज है, रसल ब्रंसन या ब्रेंडन बुशार्ड या टोनी रॉबिन्स, और ये सब लोग दे कीप लर्निंग सो मच कि वो हमेशा, मतलब आप उनको पार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपाउंडिंग चल रही है ना, डिस्टेंस बहुत है और उस डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस को बढ़ा रहे। ऐसे भी है कुछ लोग जिनसे मैं सीखा था इंडिया में, और अभी उनसे मेरे को आगे जाना पड़ा, बट जो आपने बताया कि उनके वजह से ही मैं फर्स्ट स्टेप लिया, तो उनको भी, मतलब मैं तो अपने सेमिनार्स में पूरे गुरुओं की मीट द मेंटर्स करके एक लिस्ट खोल देता हूँ कि ये सब लोगों से मैंने सीखा है, उसके बिना मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं इनके वजह से ही हूँ। आई थिंक दैट इज द ब्लेसिंग ऑन यू। ब्लेसिंग वो भी है। बहुत सारी चीजें मैंने, एक चीज है कि गुरु की टीचिंग्स तो चाहिए, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग्स भी चाहिए, राइट। कभी कभी क्या होता है, अभी आजकल के ज़माने में एआई और ये सब पायरेसी होता है कि सर मैंने आपका कोर्स डाउनलोड कर लिया है और मैंने इसको बेच दिया 5,000 में। बोला तेरे पास टीचिंग मिल गई लेकिन ब्लेसिंग नहीं है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कहा। ब्लेसिंग नहीं है, तब जब तक गुरु की ब्लेसिंग नहीं होती ना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से आ रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे बहुत, मेरे मम्मी पापा बहुत रिलीजियस और गुरु और भगवान दर्शन और ये सब, और वो सब आशीर्वाद, वो जब ब्लेसिंग नहीं होती है पेरेंट्स की, गुरुओं की, तब तक आप फलित नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता, फलित नहीं होता। और जब कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, जैसे बाहर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, तो आपके पास एक कवच भी होता है। हाँ, आपको ये सारी जो दुआएं और ब्लेसिंग्स है वो बचा के रखती है। सो आई थिंक दैट्स वन मोर लेसन, बिकॉज कभी आजकल ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी निकाल सकते, बिल्कुल बहुत इजी हो गया है, टीचिंग्स तो कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन ब्लेसिंग्स भी चाहिए, राइट। और आई थिंक जब आप बिना टीचर के, देखिए इट्स लाइक आप YouTube की वीडियो देख के गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो हम कहते हैं ना व्हेन द रबर हिट्स द रोड, कि जब आप रोड को हिट करोगे तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस होगा, उस टाइम की जो सिचुएशंस होंगी, वो नेविगेट करने के लिए आपको एक टीचर चाहिए।
तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे लगता है कि अगर आप टीचर नहीं ले पाए तो ये मेरे को लगता है भगवान का आप पे श्राप होगा कि आपको टीचर मिला नहीं। दिस इज आई थिंक वेरी बिग श्राप आपके ऊपर है कि आपको टीचर नहीं मिला। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि दैट मीन्स गॉड डजंट वांट यू टू रीच समवेयर। तो आपको अब अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा खुद का, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं। जब तक आप ये बोलोगे मेरी गलती नहीं है, तब तक आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक अट्रैक्ट गुड टीचर्स, अट्रैक्ट गुड पीपल इन लाइफ, ये बहुत, एंड आई थिंक वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू रिमेन पॉजिटिव। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, मैं कहता हूँ ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन क्या है तुम्हारा? नेगेटिव सोच के क्या मिल जाएगा तुम्हें? तो और नेगेटिव क्या है? वो है ग्रेविटी है, वो आपको एक बार खींचेगी ना, तो ये वो जैसे भगवत गीता में लिखा है ना कि इट इज काइंड ऑफ बॉटमलेस पिट, कि ये बॉटमलेस पिट है। गिरोगे गिरोगे, इतना गिर जाओगे समझ नहीं आएगा कहां तक गिर रहे हो, और वो बंद भी नहीं होगा वहां पे कि कहीं जाके रुक गए। ये तभी रुकोगे जब आपके दिमाग को आप इंस्ट्रक्शन दोगे, बॉस बस हो गया, अब नहीं सोचूंगा नेगेटिव। मेरे पास काफी लोग आते हैं बिजनेस कंसल्टिंग में, आते हैं सर उधार है, ये है, प्रॉब्लम चल रही है। मैंने काम करो, दोपहर के 12 से लेकर 12:30 इस टाइम पे जितनी नेगेटिव बात करनी है कर लो। उसके ना पहले ना बाद में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, एक्शन होगा। नेगेटिव बातों के लिए 12 से 12:30, उसके बाद बंद। तो आई थिंक यू नीड टू लर्न टू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या होती है कि इट मेक्स यू थिंक ऑफ सिनेरियोज व्हिच हैव 0.01% प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग। अरे अगर ये हो गया तो होना ही नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो? तो आई थिंक ये सारी चीजें लाइफ को आपके इजी कर देती हैं। जो आपने ओरिजिनल क्वेश्चन था कि आधार हमारी जिंदगी का जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो होलिस्टिक लिविंग आप भी फोकस करते हैं, तो आई थिंक ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग द राइट टीचर्स, राइट एसोसिएशन, राइट माइंडसेट एंड राइट अट्रैक्शन, ये सब चीजें जरूर, ये सब आप सीख सकते हो। बस आप सीखने लायक बनो। वो कहते हैं ना, व्हेनेवर अ स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। परफेक्ट, मैं भी वही बोलने वाला था। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट अगर आप देख रहे हो तो शायद यही चीज आपको सीखनी थी, इसलिए आप ये देख रहे हो। आपने अट्रैक्ट किया है, आपने अट्रैक्ट किया इस podcast। वो बोलते हैं ना कि जैसे एल्गोरिदम्स होता है हाँ। इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, आपको वही दिखाता है जो आप बार बार देखते हो। तो उससे भी बड़ा भगवान का भी एक बड़ा एल्गोरिदम सबसे बड़ा है। एल्गोरिदम है। सबसे बड़ा एल्गोरिदम वो है कि अगर कुछ चीज आपको चाहिए तो वो आपको क्लू देगी, आपको साइन देगी कि भाई ये वीडियो देख, तेरा सोल्यूशन इधर है। ऐसा तो नहीं है कि भाई तेरे को 1 करोड़ चाहिए तो ले 1 करोड़ दे दिया। बट शायद ये आदमी बोलता है, जब आपकी लाइफ में अभी एक लेसन जो मैंने अपने मेंटर से सीखा कि व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, गॉड विल सेंड यू अ पर्सन। व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, गॉड विल सेंड यू अ पर्सन। बस वो पर्सन को पहचानने की आपको क्षमता होनी चाहिए कि ये आदमी मेरी मदद करे। और दूसरा है कि जब आपका नाश होने वाला होता है तो then also you send a person. then also he's going to send you a person. अगर उसको भी आपने बराबर से पहचान लिया कि ये मेरा नाश करने आया है, तो आप उससे दूर रख सकते हो। So the ultimately it comes to people only, and that's our real wealth, what I think so. कोबे ब्रायंट का ना इस पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको। आई थिंक उनका रिचुअल वर्क्स एथिक बहुत जबरदस्त था। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। तो इतनी पावरफुल लाइन है कि आपको अगर इस बात की क्लैरिटी है कि आपको चाहिए क्या, तो दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है। रिसोर्सेज आज के दिन जितने ईजी हैं, तो कभी इतनी ईजी हुए नहीं। मैं आपको अट्रैक्शन का एक मजेदार बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैं दिल्ली टू बॉम्बे आ रहा था, तो एयरपोर्ट पे एक फेवरेट कॉफी शॉप है मेरी, गया तो वो बंद थी, तो इट इज गेटिंग रेनोवेटेड। तो मैं थोड़ा हताश हूँ, मुंह जैसे ही मुड़ा, एक व्यक्ति ने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया और मेरा हाथ पकड़ा ऐसे, बोले आप संजय कथूरिया हैं? मैंने हाँ जी, मैं फॉलो यू। उसने दिखाया, ही फॉलो, उनका भी पेज अच्छा खासा था। ही वाज अ बिजनेसमैन, ही ओन्ड सम शोरूम्स इन दिल्ली। बोलता है आई वाज थिंकिंग टू रीच आउट टू यू जस्ट येस्टरडे, बिकॉज मुझे अपना एसएमई आईपीओ लाना था, तो मैंने को सोचा कि एक बार आपसे बात कर लेता हूँ कि हाउ कैन आई गेट ऑल दीज थिंग्स। और वही बगल में दूसरी एक कॉफी शॉप थी, हम बैठे, सेम कॉफी मेरे लिए ऑर्डर हुई, और वो बैठ के हम लोग ने डिसाइड किया कि कैसे उसको लाना है, क्या करना है, वो क्या करते हैं, क्या बिजनेस चल रहा है उनका, अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब वो सब। एंड ही सेड कि आई वाज सर्चिंग फॉर सम पर्सन हु कुड गिव मी अ राइट एडवाइस ऑन दिस मैटर, बिकॉज मेरे को ये करना है, बट आई डोंट नो कि करना कैसे, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जो बोलते हैं 1 का 2 का 4 हम कर देंगे। तो वी सैट डाउन एंड ही सेड कि सी आई हैव मैनिफेस्टेड दिस कि आई वांटेड टू मीट यू, एंड दिस इज द मोस्ट मतलब क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लेस वेयर वी कुड हैव बम्प्ड इनटू ईच अदर, आई कुड हैव आइडेंटिफाइड यू। क्योंकि मेरे को भी कॉफी पीनी थी और आपको भी पीनी थी, हम सेम जगह जा रहे थे, दोनों वो जगह बंद थी, उसके बगल वाली खुली थी, तो हम मिल लिए। आई थिंक
as you rightly said कि अगर आपका मन है कुछ तो God will definitely Send the right person. send the right person to you. थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इसका अब तो बातें करते जाएंगे और भी, तो और एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमको पॉडकास्ट में। और अगर आपने इस पॉडकास्ट से जो भी सीखा है उसके नीचे कमेंट्स में बताया कि आप संजय जी से आपकी 3 बेस्ट आहा मोमेंट, बेस्ट लर्निंग क्या थी, नीचे बताए। और कुछ सवाल भी है तो मैं उन तक पहुंचा दूंगा। और आपको लगता है कि उनसे और भी सवाल करने अगले पॉडकास्ट में, तो हम उनको ज़रूर बुलाएंगे। हमारे मित्र है बहुत सालों से, और बहुत अच्छा उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस पे वीडियोस है। उनका इंस्टाग्राम है जो बहुत ही पावरफुल है, जो 1 मिलियन के ऊपर है। वहाँ पे काफ़ी फाइनेंस के रिलेटेड रील्स और आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। सो मेक श्योर यू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू फॉलो इन यूट्यूब। और कुछ भी सवाल है तो नीचे बताए और हम उन तक पहुँचा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू संजय जी। बहुत बहुत मजा आया, बहुत कुछ मैंने भी सीखा और आई होप ऑडियंस ने भी सीखा। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू। सो वाज़न्ट दैट अ फैंटास्टिक शो? फैंटास्टिक शो मतलब यहाँ पे हमने कितनी सारी बातें की। सो मेक श्योर यू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट वर द 3 or the 5 best aha moments, best learnings which you got from this podcast, and I'll see you in the next podcast. Till then, good luck and good trading.